Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Upar Wali podcast. I am in Manchester. I drove all this way to do two things. One is to distribute my comedy posters for the UK tour, and that was with the help of Bilal. And the second thing is podcast with Bilal. So after having done the first task incomplete, I have finally decided to start the podcast with Bilal. Bilal is a friend who I met 2 years ago in Manchester. और तब बिलाल यहाँ पे नया नया आया था और बिलाल was enrolled in a degree which was related to theatre and drama, and we discussed a lot of things, and after 2 years I thought he can be an amazing informative guest for this podcast. बिलाल, आपका पूरा नाम बिलाल जफर रांझा है? जी, बिलाल जफर रांझा। दोबारा से इंट्रोड्यूस करता हूँ एवरीवन, बिलाल जफर रांझा। क्यों? प्लीज आप फील, कैमरे के उस तरफ भी कुछ लोग बैठे हैं लेकिन उनकी हमें तालियों की आवाज आएगी इंशाल्लाह। बिलाल कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हसल दैट यू कंट्रीब्यूटेड इन। नहीं, मैं तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। हमने रोटी बहुत खा ली आज। डकारों की आवाजें ना आए। हाँ, डकारों की आवाज इंशाल्लाह अगर आपको आए तो आप इग्नोर कर दीजिएगा, बात पे फोकस कीजिएगा। अच्छा बिलाल, इट्स नाइस टू हैव यू इन माय 5th or 6th पॉडकास्ट, जो भी है लिख दूंगा मैं। द रीजन आई थिंक यू कैन बी अ वेरी valuable addition to my podcast. I thought ke you have gone through experiences as an immigrant, both as a student 2 years ago when you started, and अब जब आप आ गए हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, एंड यू थिंक यू हैव अ क्लियर पाथवे कि आपने क्या परस्यू करना है, आपके वीजे की स्ट्रगल्स। बहुत सारे पाकिस्तान में लोग बैठ के मुझे इनबॉक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मेडिकल का है तो मैं यूजुअली उसी के हिसाब से गाइड कर सकता हूँ, जो कि मैं वो भी नहीं कर पाता क्योंकि टाइम की कमी होती है। आई एम सॉरी गाइस, बट सम डे आई विल हीड टू योर मैसेजेस। लेकिन बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमने बीकॉम किया हुआ है, बीए किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, या बहुत सारी चीज़ें। तो उस चंक ऑफ मैसेजेस में से जो चंक ये पूछता है कि यार हमने आर्ट्स में कोई डिग्री की है, या पाकिस्तान में हम बैचलर्स कर रहे थे, उस डिग्री की बेसिस पे या उस डिग्री की बेसिस के बगैर वो यूके कैसे आ सकते हैं। तो ये सारी प्लीज अगर आप इन सब चीज़ों पे रोशनी डालें। रोशनी तो मैंने आप पे डाली है वैसे सॉफ्ट बॉक्स पे, लेकिन अगर आप खुद भी रोशनी डालेंगे तो लोगों का फायदा होगा। तो अब मैं चुप करने लगा और अब आप बोलेंगे। हाँ, मैं जो ये आर्ट्स वाला पूछा ना आपने, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हर बंदे को जेड़ा जेड़ा आर्ट्स करता है उन्हें लगता है कि मैं उन कोई ख़ास बद्दुआ है कि वो इस फील्ड में आ गया, तो क्योंकि वो पूरी स्ट्रगल है और वो कहानी है जिसमें हम बाद में आएंगे। पहली बात ये कि अगर आप यूके आना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल क्लियर प्रोसेस है कि आपने पहले डिसाइड करना है कि आपने पढ़ना क्या, और अगर आपको वो पता नहीं है कि मैंने क्या पढ़ना है तो आप उसके लिए जो कोई लोग ऑलरेडी इधर हैं उनसे बात करें। किसी भी एजेंट के कहने पे, एजुकेशन कंसल्टेंट के कहने पे आपने कोई प्रोग्राम नहीं लेना कि एल ले लो तो उत्थे अपर जावांदे तो फिर वेख लवांदे की करना। वो रिलायबल नहीं होते। वो रिलायबल नहीं होते क्योंकि आपका स्किल सेट डिफरेंट है, आपको पता है आप किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं। और एजुकेशन कंसल्टेंट अपने कमीशन के हिसाब से जिस डिसिप्लिन में एडमिशन आसानी से हो सकता है उसमें आपको इनरोल करा देगा। अच्छा, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि यूजुअली लोगों को लगता है कि मैं अच्छा LLM कर लूँगा या मैं कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लूँगा, लेकिन जब वो आते हैं तो उन्हें डिसिप्लिन की ABC भी नहीं पता होती और वो फिर पैसे दे के किसी से असाइनमेंट बनवा रहे हैं, कोई किसी से बनवा रहा है, तो वो उनका पढ़ाई से कोई ताल्लुक़ रहता भी नहीं है, जो कि उनकी एस्पायरेशंस भी नहीं होती। तो क्योंकि बाहर आने का मेजॉरिटी लोगों का पढ़ने का मकसद है ही नहीं, पेरेंट्स का दिल है कि इधर से निकलें, पैसे कमाएं, साइन मिलन, आप भी सेट। ये एक डिग्री की तरह है। ये भी एक डिग्री की तरह बेटा डॉक्टर बन जाओ या बेटा बाहर चलो, एक ही चीज़ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सेल्फ स्टीम अटैच है, ठीक है। तो एक तो पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए बहुत क्लियर कट कि आपने करना क्या है, मतलब आपने पढ़ना क्या बेसिकली। अगर जो तुसा नहीं पढ़ना तो फिर कितने दिल्ली आ जाओ, मजदूरी करनी है। वो क्या डंकी लगा के हैं कैसे? नहीं, वो उसके लिए आपने पहले आइल्स करना। आइल्स एक पहला रूट, पहली प्री रिक्विजिट चीज़ ये है कि आपने आइल्स करना। आइल्स के बाद आपने यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करनी है कि जिनमें आपने एडमिशन अप्लाई करना है। वो आप खुद भी कर सकते हैं और वो आप किसी एजेंट या एजुकेशन कंसल्टेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरी बात ये है कि आप जब का आपका एडमिशन आ जाएगा
उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है। ये 3 ही स्टेप हैं। और जिन लोगों का हाथ तंग है अंग्रेजी में, जो इंग्लिश यही लैंग्वेज पूछने वाला था मैं, का नहीं होता लक्ष्मण एंड सबका नहीं होता लक्ष्मण। नहीं, वो सारियां नहीं लगता है कि मतलब कि अंग्रेजी हो ही जाए दी आसान है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है या लैंग्वेज के साथ इतना अच्छा ताल्लुक नहीं है, तो कुछ और टेस्ट भी हैं जैसे पीटीई है या एक दो और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं, अगर आपने कोई ऑलरेडी डिग्री की हुई है तो यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेशन या इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट पे आपको आइल्स एग्जाम्शन मिल जाएगी। अच्छा, तो ये 2 ऑप्शंस भी हैं जिन पे आप गौर कर सकते हैं और आइल्स की जो फिटीग है उससे बच सकते हैं। तो ये बेसिक तरीक़ेकार है इधर आने का। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज आपने एक सेंटेंस में ऐसे बोल दिया। हाँ हाँ, तो शॉर्ट ऐसा लिस्टिंग लगता है हो जाता है तरह। नहीं, शॉर्ट लिस्टिंग अब यूजुअली मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि मेरे पर फैमिली, क्योंकि मेरी ऑलरेडी मैनचेस्टर में रह रही थी, तो मैं मैनचेस्टर बाउंड था कि मैंने कोई भी यूनिवर्सिटी अगर डिसाइड करनी है तो वो मैनचेस्टर में ही होनी चाहिए, वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ये था कि फैमिली इधर है तो सपोर्ट होगी, मामला शुड बी टेकन केयर ऑफ, आपको अकोमोडेशन नहीं ढूंढनी पड़ेगी इनिशियली। तो ये सारे फ़वाइद थे जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने कहा कि तुम मैनचेस्टर के अलावा कहीं भी नहीं जा सकते। तो फिर मैनचेस्टर में बिकॉज आई डिड माई मास्टर्स इन हिस्ट्री अर्लियर कायद आज़म से इस्लामाबाद, तो उसके बाद मैंने अपना करियर स्विच करने का सोचा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैंने बाहर जाना ही है तो मैं अपनी मर्ज़ी की डिग्री करता हूँ, विच वॉज इन ड्रामा एंड कंटेम्प्रेरी परफॉर्मेंस, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से। तो उसके लिए मैं देख रहा था, क्योंकि मेरे पास स्कॉलरशिप पार्शल था, मेरी पूरी स्टडीज़ फंडेड नहीं थी, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढना थी जिसमें मैं कम से कम पैसे पे करके अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सकूं और स्कॉलरशिप भी थोड़ा बहुत मिल जाए मुझे। तो इस वजह से मेरी मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन अप्लाई किया, क्योंकि मेरा फुल फ्लेज थिएटर का बैकग्राउंड था सही, लेकिन मैंने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ था, मेरा कोई ख़ास पोर्टफोलियो नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल हुई एडमिशन में इनिशियली। बट व्हाट आई डिड इज़ आई ड्रॉप्ड एन ईमेल टू द यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा आपने जो कुछ किया है आप जस्ट गैदर इट इन अ माइक्रोसॉफ्ट फाइल। तो मैंने तस्वीरों के स्क्रीनशॉट लेके जो मैंने परफॉर्म किए थे, या छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स थी मेरे पास, या मैंने किसी चीज़ के लिए कुछ लिखा था, वो कितना घटिया था वो बाद में बात करेंगे, लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और मैंने अपनी कहानी ऐसे सुनाई जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने लिखनी होती है यूनिवर्सिटी के लिए, कि व्हाई वी शुड गिव यू एडमिशन इन दिस कोर्स ऑल्दो यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड इन द स्टडी। तो वो आई सेल्ड माई सेल्फ इन अ वेरी गुड वे। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं ये मेरा, आपने उन यूनिवर्सिटीज को उनकी वेबसाइट्स के दिए हुए कॉन्टैक्ट और ईमेल पे कॉन्टैक्ट किया। हाँ, और वो लोग रिस्पॉन्सिव होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को? बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट पे चल रहा है। अच्छा, तो वो अगर वो इधर के लोकल स्टूडेंट को रिस्पॉन्स करे ना करे, वो आपको लाजमी करेंगे, बिकॉज यू आर गोना पे मोर फी देन द लोकल स्टूडेंट्स। हाउ मच मोर फी आर यू टॉकिंग? ऑलमोस्ट 60%. So local UK student is paying £8,000 for the same degree. For a 2-year degree? For a master single year degree. सिंगल ईयर, एक साल के लिए £8,000. 8,000 पाउंड, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 20-25 लाख रुपए। 25 लाख। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वो इसी डिग्री के लिए ऑलमोस्ट 15 to 16,000 पे कर रहे हैं। ओह माय गॉड। तो ये सीन है, क्योंकि आपका रूट कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुख्तलिफ था, तो इस वजह से आपको ये चीज़। अच्छा, ये जो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं इमिग्रेंट 16,000, डबल है यार ये तो। हाँ, ये ऑलमोस्ट डबल है। तो इसके अंदर वीजा फीस और एग्जामिनेशन की फीस कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये कि इसमें सिर्फ आपकी ट्यूशन फी है, ये 1 साल की। 1 साल की। और ये थिएटर की डिग्री है? ये थिएटर की डिग्री है जिसमें आप कहें? हाँ, जिसमें मैंने ड्रामा, यानी कि पाकिस्तानी 16,000 बनता है 50 लाख रुपया। हाँ। ओह ओके, दैट आपके पीछे जमीनें थी अबू की? नहीं, जमीनें कोई नहीं थी। मेरा एक एवरेज मिडिल क्लास हर दूसरे बंदे की तरह बैकग्राउंड है। उसमें यूजुअली ये होता है कि आपके पेरेंट्स इनिशियली £3,000 £4,000 पे करते हैं जेवर बेच के। £3,000 मतलब कोई जेवर बेच के, जिसकी जिस तरह सोर्स ऑफ इनकम है, कोई भी उसके पास नेट कैश पड़ी है या उसका कोई एसेट पड़ा है जिसको वो बेच के अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे। ठीक है। तो उसके बाद आपने तुसी होते तो डाला शुरू के यानी कि आपको आने के लिए 3,000 चाहिए? 3,000 चाहिए इनिशियली।
यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने 50% ड्यूज क्लियर करने हैं, तो आप जो तो बाकी जो 4,000 बचता है या 5-6,000 16,000 में से या 14,000 में से, वो आपने इधर आके इमीडिएटली पे करना होता, लेकिन एक साल में, नहीं इमीडिएटली विद इन 2 months 3 months। तो सर आप साथ लेके आएंगे तो साथ लेके आएंगे तो पे करेंगे। यूजली स्टूडेंट साथ नहीं लाते, वो करते क्या हैं कि यूनिवर्सिटी जब उनको कहती है कि फ़ी पे करें, वो इंस्टॉलमेंट्स कराते हैं और इंस्टॉलमेंट्स डिफ़ॉल्ट करते जाते हैं। इंस्टॉलमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाते कि हैं, नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, मेरे हालात ख़राब हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे डिले कर दें। बहुत सारे लोग करते हैं, ये हर दूसरा बंदा यही कर रहा है। तो यूनिवर्सिटीज को नहीं पता कि ये यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल पता है। यूनिवर्सिटी आपसे प्रूफ ऑफ फंड्स लेती है इनिशियली जब आप इधर आते हैं, अच्छा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इधर रह सकते हैं, अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, जिसमें आप एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आपने उतनी अमाउंट जितनी आपकी डिग्री की फ़ी और आपका लिविंग एक्सपेंसिव है वो रखना होता। लेकिन वो नकली बैंक स्टेटमेंट्स बनी होती हैं पाकिस्तान में, लाख रुपया दे के 2 लाख रुपया दे के, तो वो आपने फिर जैसे ही आप आते हैं वो वक्ती तौर पे वेरीफाई हो जाते हैं फंड्स, जब यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करती है या वीज़ा ऑफिसर। पाकिस्तान में बैंक को 1-2 लाख देके नकली स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, नकली स्टेटमेंट निकलवा भी सकते हैं, और यूजुअली देर आर सर्टेन पीपल जिनका ये बिजनेस है पूरा, कि जो आपसे 2 लाख रुपया लेंगे और वो कहेंगे कि मैं अपने पैसे आपके अकाउंट में रख लेता हूँ, तो आप 2 महीने के लिए मुझे 2 लाख रुपया दे दें। तो आप सिर्फ उनसे बैंक स्टेटमेंट, जैसे यह कि मैंने आपसे उधार मांगा, तो आप कहेंगे मैं उधार 3 देना 2 महीने वास्ते, बस तू मैंने 2 लाख दे, जैसे सूद या पुराना हिंदू बनिया करता होता था। अच्छा, पार्टीशन से पहले इंडिया में कि लोग कर्ज देते थे एक दूसरे को और उस कर्ज के ऊपर वो सूद लेते थे, तो वो पूरा यही इंटरेस्ट वाला सूद वाला निज़ाम पूरा उधर भी चल रहा है, बैंक के अंदर भी और बैंक के बाहर भी। यानी कि जो बंदा यहाँ पे आना चाहता है, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, जो अभी अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रहे हैं और उनका मास्टर्स कंप्लीट करके यहाँ आने का है प्रोग्राम, तो उनको ये या पता होगी ऑलरेडी बात, या पता होनी चाहिए, उन्हें पता है मोस्ट ऑफ, क्योंकि उनको एजेंट्स बता देते हैं, एजेंट्स बता देते हैं। और दूसरा ये कि हर बंदे की एस्पायरेशन इतनी, क्योंकि हालात, लोगों को लगता है कि मैं पाकिस्तान चो ना निकले आते मेरी पता नहीं कि मेरा साह बंद हो जाना है या मैं मर जाना। डेस्परेशन है जस्ट टू गेट आउट ऑफ द कंट्री, विच इज़ वेरी वैलिड, विच इज़ वेरी नीडेड एट द मोमेंट, क्योंकि हर दूसरा बंदा आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि इतना पढ़ के तू पैसे नहीं कमा रहा, क्योंकि वो आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने सोसाइटी में रहना है, आपने खुद को सस्टेन करना है, जो कि आप नहीं कर पा रहे होते हैं पाकिस्तान में रह के। तो वो हर दूसरे बंदे की ये डेस्परेशन है कि मैंने इधर से निकलना है। तो दे नो एवरीथिंग यूजुअली व्हेन दे गेट इनटू द प्रोसेस। उन्हें ये भी पता है कि मुझे ये पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और उसके बाद मुझे साथ एजेंट को भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे और साथ मुझे यूनिवर्सिटी की फ़ी भी देनी है। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की फ़ी भी देनी है और साथ उन्होंने घर भी पैसे भेजने हैं, तो और साथ अपनी एकेडमिक लाइफ भी मैनेज करनी है अगर आपने पढ़ना है तो। हाँ, भी आधे पैसे लेके आ गए, स्टेटमेंट वहां से बनवा ली, नकली या असली जैसी भी आ गए, अब यहाँ पर आकर जो बाकी पैसे देने हैं, इज दैट वेयर स्टूडेंट्स वर्क एंड स्टडी एट द सेम टाइम? सो हाउ डज दैट गो फॉर स्टूडेंट्स? यार यूजुअली तो बहुत डिफिकल्ट है, डिफ़िकल्ट इन अ सेंस के अब आपकी अपने आप से क्या चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। इधर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ख़ुद से पूछना है, या आसपास जो भी कोई आपके पास बंदा जा रहा है उससे पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यूजुअली स्टूडेंट्स पढ़ने नहीं आते, उनका डिग्री, प्रोफेशनल लाइफ या जिस डिग्री में वो इनरोल हैं उसको करियर वो नहीं बनाना चाह रहे होते। ठीक है, तो वो करते क्या हैं कि उन्होंने फ्रीलांस, पूरी मार्केट है फाइवर पे, अपवर्क पे, यहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, उनको वो पैसे देते हैं 200 पाउंड, 300 पाउंड, 600 पाउंड, 700 पाउंड जस्ट टू डू देयर असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट्स क्योंकि फ़िज़िकल एग्ज़ाम नहीं है इधर, तो आपने अपनी असाइनमेंट्स थ्रू टर्रेंटीन या किसी भी सॉफ्टवेयर के अपलोड करनी होती हैं। तो वो इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि वो असाइनमेंट कौन बना रहा, उसके ऊपर आपका नाम। जैसे मुझे याद है, यानी कि पाकिस्तान में बैठ के मैं यहाँ के स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स बना के ऐसे इकट्ठे करके फिर यूके आ गया और अगर मैं यहाँ पे इनरोल हूँ किसी डिग्री में और मुझे असाइनमेंट चाहिए तो मैं पाकिस्तान कॉल करके देंगे, तो साइकिल कंटिन्यूज। और दूसरा ये है कि जितना यूके के अंदर घटिया एजुकेशन सिस्टम यूके का है, क्या मतलब इतना, इसका मतलब ये है कि यूजुअली स्टूडेंट ग्रेजुएट भी कर रहा है और he doesn't know shit about his degree, which is true,
ठीक है, तो यूजुअली पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा बैरिस्टर है। पाकिस्तान में भी यही है। हाँ, पाकिस्तान में भी यही है, लेकिन लगता है कि इंग्लैंड चल रहा है साडा छोर, वलैत पढ़न चल रहा है ते अंग्रेज़ां पढ़ाना है ते कोई चंगी गल ही दसनी है। जो कि which is a very big misconception. They don't know when they come here, तो when they go into a learning space और academic institutions में जाते हैं, वो एक चीट कोड डेवलप कर लेते हैं। चीट कोड इन अ सेंस कि मैं, आप और 4 हमारे और दोस्त एक ही यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो वो एक ही बंदा जाएगा, वो सबकी अटेंडेंस मार्क कर देगा, बाकी 4 नहीं जा रहे, ठीक है। और वो पूरा साल कैंपस भी नहीं जा रहे, वो ग्रेजुएट भी हो गए हैं और यूनिवर्सिटीज़ को इन चीज़ों का पता है। तो वो कहते हैं ये सब हमें मिल के चूतिया बना रहे हैं और हम इनको बना रहे हैं, और सारों को पता है और धंधा है, चल रहा है और चलना है। क्योंकि आप देखेंगे कि इधर स्टूडेंट्स अकोमोडेशंस भी चला रहे हैं, शहर की इकोनॉमी भी चला रहे हैं, और जॉब्स भी कर रहे हैं, शहर का गंद भी उठा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसमें विन्स ज़्यादा हैं। यूके चल नहीं सकता स्टूडेंट्स के बगैर और उनके इन चीज़ों को अपनाए बगैर। हाँ, तो everyone is aware of the cash in hand jobs, everyone is aware of illegal work, everyone is aware of student statuses and what kind of scam is going in the name of education, higher education. लेकिन हर बंदा चल रहा है और चलने दे रहा है, और यूके गवर्नमेंट तो वो तो हिस्टोरिकली सबसे बड़ी, यानी कि ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर जो है यूके का, उसको पता है कि ये होना है। एग्जैक्टली इसको एग्जैक्टली पता है, इसको ऑब्वियसली ही उसके अमीर भी खुद ऐसे ही आए होंगे। मतलब वो तो ही पार्ट ऑफ दिस ना, वो पूरा स्कैम, बट ही काइंड ऑफ नोज कि उसको स्टूडेंट किस लिए चाहिए, Exactly. सर्कल ऑफ लाइफ चलाने के लिए। मतलब आपकी डिलीवरी सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ब्राउन स्टूडेंट्स किसी भी शहर की, अब मैनचेस्टर इन पर्टिकुलर हम देखें तो आप अगर सड़क पे 4 घंटे गाड़ी पे फिर रहे हैं तो कोई भी हार्डली यू विल फाइंड एक भी वाइट बंदा फूड डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा। वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे ब्राउन लोग हैं, वो सारे ऐसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं जिससे उनकी सस्टेनेंस सिर्फ डिलीवरीज और ऑड जॉब से चल सकती है। तो हर एक को पता है, और ऑड जॉब्स अचानक से ये पूरा जो चंक है स्टूडेंट्स का, अगर इस इकोनॉमी से हम निकाल दें तो इकोनॉमी का पहिया जाम हो जाए। लेट मी फ्रेज दिस क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक इस पे बहुत फोकस होना चाहिए। लोग पूछते हैं, जब पाकिस्तान में जाते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हम वाइट कॉलर जॉब कर रहे थे, बाहर जाके आप टैक्सियां चलाते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, वेटर बनते हैं, फूड डिलीवरी करते हैं, और बहुत सारी और चीजें, एडवर्टीजमेंट की जॉब्स छोटी छोटी। थोड़ा सा आप बताएंगे कि पाकिस्तानियों को इन जॉब्स के फायदे क्या पता होने चाहिए, और वो किस खुशफहमी में, गलत फहमी में रह रहे हैं वहाँ पे इल्यूजन के यहाँ पर कितनी जरूरी है एज अ स्टार्ट ऑफ लाइफ, और आपने क्या क्या किया? यार ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत मुख्तलिफ होती हैं। जैसे मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें एक ऑथर है इधर के जो हु स्टार्टेड हिज लाइफ इन अर्ली 1980s, तो जिसमें वो बात कर रहा था कि मतलब जब मेरे वालिदैन हमें लेके आए तो उनको लगा था कि यूके ते मंगने वाला भी कोई बंदा नहीं होना, गलियों में सोना लगा हुआ है। तो द मोमेंट वी जंप्ड इन, और मैंने पहला भिखारी देखा 1980s में इधर, तो मुझे लगा कि ये तो इधर तो हूरें रहती हैं, इधर तो फरिश्ते रहते हैं, तो ये क्या हो गया। तो वो उसका जो वलायत इंग्लिस्तान का आइडिया था पूरा, उसको बहुत सख्त धचका लगा, और वो फिर ज़मीन पे आया और नॉर्मल लोगों में चलने फिरने लगा। ठीक है। तो अब इधर सीन ये है कि जब आप कहते हैं कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और मैंने वलायत जाना है, और आप इतने पैसे खर्च करके जब इधर आते हैं और आपको लगता है कि कोई हसीन महल होंगे जिनमें मैंने रहना है, मेरे 2 नौकर होंगे, क्योंकि इतने पैसे ऑब्वियसली तुसी देंदे पे हो, तो फिर यू शुड एक्सपेक्ट एक बच्ची इधर होगी, एक बच्ची इधर होगी, और मैं लगे, और वो एक्सपेक्टेशंस है, मतलब वो जो एक मतलब बहुत मर्दाना किस्म की अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे प्रोसेस की, कि मैं जाना है तो उत्थे 4 गोरियां इद्दां होणियां, उन्होंने आखना हो साडा हीरो आ गया, ते ओदे लो मैं वेखना है तो फ्लैट हो जाना। तो वो जब पहला धचका उन्हें लगता है कि वो मूंह शू धो के तैयार होके कोड़ो लगते पैन, कोई बंदा उन्होंने लो नहीं बेदा पिया, तो उनकी जो हॉलीवुड और फिल्मों वाली बाहर की अंडरस्टैंडिंग है वो उसको धचका लगता है एक, और वो फिर ज़रा ज़मीन पे आते हैं, फिर वो नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं। जब वो नौकरी ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उड़ गए हैं।
ये दिन बढ़ गए भी, बढ़ गए, वो बढ़ गए भी, बढ़ गए भाई। वो क्या कह रही है, मैं बढ़ गई। वो इस वक्त बड़े हुए फेज में है। अच्छा, तो जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है कि मैं नौकरी ढूंढनी है, और जो उनको, क्योंकि यूजुअली जब आप अपने मुल्क से बाहर हैं तो आप अपने जैसा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो आपकी तरह दिखता हो, आपकी तरह बोलता हो। तो जो पाकिस्तानी इंडियन आपको दिमाग में लगता है कि ये इस तरह दिख रहा है तो ये पाकिस्तानी होगा या इंडियन होगा, और जब आप उससे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो जैसे आपको इग्नोर करके साइड पे होता है, तो वो बहुत बड़ा धचका होता है कि, और वैसे ही आप स्माइलें पास कर रहे हैं हर रैंडम बंदे को कि यार इंडिया तो लगदा पे है, उधर लगदा पे है, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ रियलिटी चेक लभना शुरू होता है कि नहीं हर ब्राउन बंदा सगा नहीं है, सगा नहीं है। और मतलब कि पाकिस्तान से मैं इधर आया हूँ तो उसकी अपनी जिंदगी है, उसके 10,000 काम है। हाँ, वो आपके लिए वेट नहीं कर वो आपका वेट नहीं कर रहा कि असलम या रशीद He probably doesn't want you to come here. एग्जैक्टली ਉਹ बड़ी फनी गल है कि जेड़ा बंदा इत्थे आ गया उसको लगता है कि मैं आ गया हूँ तो ये जो बाकी स्टूडेंट्स आएंगे मेरे बाद ये मुल्क को गंदा कर रहे हैं, हाँ, सैचुरेट कर रहे हैं, वो सैचुरेट कर रहे हैं, मुझे काम नहीं मिलेगा। और मतलब ये जो मेंटेलिटी इनसिक्योरिटी वाली है कि मैं आ गया हूँ तो और कोई ना आए, मतलब मेरे कॉपीराइट्स हैं इतने कि मेरे प्यो दा मुल्क है कि मैं आ गया, यूके मेरे प्यो का है, यूके मेरे प्यो दा कि मैं आ गया तो बाकी नहीं होना। तो वो ये इनसिक्योरिटी का रिलेशनशिप भी देसियों में काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। दूसरा, जब आप काम के लिए ढूंढने के लिए जाएंगे वो कहेंगे आज आप पुत्र काम से लाने हैं। अच्छा, आराम से मिल जाती है, मतलब आराम से मिल जाती है, लेकिन वो 3 दिन आपसे फ्री काम करा कहते हैं पैसे कोई नहीं। अच्छा, हाँ, इधर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अगर आपका कोई जानने वाला या आपके फैमिली या फ्रेंड्स इनिशियली आपका कोई नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि टेक्निकली आप जब आते हैं तो आपको बाय लॉ, जो कि कानून तो वैसे एक मजाक है इस मुल्क में भी और बाहर भी, तो वो आपको लगता है कि 20 घंटे आपको इजाज़त है काम करने की लीगली, 20 आवर्स पर वीक, हफ्ते में, एक हफ्ते में, ठीक है, विच इज नथिंग, नेग्लिजिबल, मतलब नेग्लिजिबल। वो यही है कि आपके 3 घंटे दिन के बनते हैं, हाँ। एक दिन के, अगर आपने एक वीक काम करना है। जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो आप 60 घंटे काम करते हैं। 60 घंटे अगर आपने काम करना है या 50 घंटे आपने काम करना है तो आप सिस्टम में वो नहीं अपने आप को एंटर कर सकते, आप लीगली अपने नाम के ऊपर वो काम नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू, बट यू डू, एवरीबडी डज। लेकिन इधर ये है कि जो रेस्टोरेंट वाला आपको 60 घंटे काम दे रहा है उसको मिल रही है चीप लेबर, ठीक है, आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा काम, और वो दोनों के लिए विन विन, जिधर उनका आपस में कंप्रोमाइज होता है। क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स दोस्त हैं जो 1500 पाउंड पे 2 साल से काम कर रहे हैं, हालांकि अब उन्हें काम अलाउड भी एक्स्ट्रा करना लीगली, अच्छा, लेकिन उनको उसके अलावा कोई स्किल ही नहीं आती, क्योंकि वो उस चक्कर में इतना फंस गए हैं। और दूसरा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई हैं, क्योंकि आपने मंथली अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट करना है, आपने अपने एक्सपेंसेस चलाने हैं। लेकिन अगर आप वो जॉब छोड़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी का एक जो सेट पैटर्न है वो टूटेगा, गैप आएगा, और जब गैप आएगा तो आपकी फटेगी, जब आपकी फटेगी तो घर वालों की भी फटेगी, जब उनकी फटेगी तो वो आपकी फाड़ेंगे। तो इस वजह से वो सारा जो साइकिल है उस पे कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा। तो ये फटने का साइकिल, इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन, फटने का ठा 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 होना, ओपन नहीं, ओपनहाइमर ना बड़ा धमाका होता है जब आपकी पड़ती है, और जब घर वालों की पड़ती है तो वो फिर उससे भी बड़ा धमाका है, क्योंकि वो आपकी फाड़ेंगे। और जब वो उधर से बैठ के डिफरेंट टाइम जोन में आपकी फाड़ रहे होंगे, क्योंकि वो दिन को फाड़ रहे होंगे और आपकी सुबह फटी हो। तो ये भी बहुत फनी सिचुएशन है कि वो सुबह उठते हैं 12 बजे और उनको लगता है कि उत्थे भी 12 हो गया उन्हें, दूसरी दुकान से 6 बजे फोन करके कहते नजे सुता पे यार टाइम डिफरेंस नहीं होना चाहिए था यार, कम से कम एक टाइम पे तो फटे। वो फाड़ रहे हैं सुबह आपकी अपनी तरफ से, लेकिन एक तो तजद्दा भी नहीं टाइम होया होंगे, बंदा तो मैं सहन ते जावा एक बारी। तो ये बहुत मसले हैं, मतलब जिन पे
इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट, वो जो कॉन्सेप्ट है कैश इन हैंड काम का। हाँ तो जो वो इनकम नहीं दिखाते स्टूडेंट्स, हाँ, वो बैंक में नहीं जाती, तो ज़ाहिर है वो टैक्सेबल नहीं होती, वो पता नहीं लगता, नेशनल इंश्योरेंस नंबर पर ट्रैक नहीं हो सकता, ट्रैक नहीं हो सकती, तो वो फिर कैश इन हैंड काम। कैश इन हैंड काम करता तो ये सारा कैश इन हैंड काम मुझे लगता है यूके को पता ही नहीं, यूके के पास नहीं, कितने उनको पैसे पता हैं। है, उनको पता है। अच्छा, अब पता है उनको? हर दूसरी अब टेक्निकली आप किसी भी बार्बर के पास जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द बार्बर्स डोंट एक्सेप्ट कार्ड्स, यस, दे डू कैश। कैश, एंड देयर इज अ वेरी फेमस फ्रेज अमंग देसीज हियर कि कैश इज किंग। कैश इज किंग। So cash is king means के that cash is not in the taxable income, ठीक है, it doesn't come under the tax bracket. So you find certain different ways to legalize your money. You do different kind of businesses, yeah, you make a private limited company, you invest that cash into it अच्छा। through legalizing that whole money. तो वो हर जो एक दूसरा अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो आपसे 200-300 पाउंड लेगा और वो आपकी पूरी इनकम को लीगल करके आपके अच्छा, हाथ में यहाँ पर भी, यहाँ पे हर चीज में, मतलब इधर तो ज्यादा है, अच्छा, इधर बहुत ज्यादा है, मतलब इस वक्त हमने मैनचेस्टर भी में इनसे सीखा है। जब ये 200 साल पहले आए थे तो ये हमें सिखा के गए थे, और अब इनकी खुद फटी हुई है, ये हमारी फाड़ के गए थे तो हम वो अब इनकी फाड़ रहे हैं। यार नाइस यार। तो यानी कि ये सर्कल चलता रहेगा और ऐसे रहेगा, लेकिन पेपर्स में कुछ और रूल्स लिखे होंगे। हाँ, लेकिन रूल बुक इज अ जोक हियर, लाइक इट्स नॉट के हर दूसरे बंदे को पता है कानून क्या है। आप इधर अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं ये एक इंतहाई मतलब डाइवर्स इमिग्रेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, आयरिश, ब्लैक, अदर देन वाइट, हर कम्युनिटी के लोग हैं जहाँ पे मैनचेस्टर में बैठे हैं, मैनचेस्टर में बैठे हुए हैं, पर्टिकुलरली लॉन्ग साइड में। तो अब इधर ये सीन है कि इधर अगर कोई क्राइम हुआ है या किसी के साथ कुछ हुआ है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या हेल्थ कंडीशन किसी की ख़राब है, एम्बुलेंस ने आना है या पुलिस ने आना है किसी चीज़ को रोकने के लिए, तो उसमें ये सीन होगा कि हम कॉल करेंगे और हम आधा घंटा वेट करेंगे और आधे घंटे में ना पुलिस आएगी, जिस बंदा मार रहे हो बंदा मार के नास गया, जिस दिल का अटैक होया वो ऑन हो गया। लेकिन द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ दिस टेरिटरी एंड गो इनटू अ वाइट एरिया, तो एंड यूल कॉल अ पुलिस एंड पुलिस विल बी देयर इन 5 मिनट्स। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन की आप बात कर रहे हैं कि वो बहुत विजिबल हो जाएगी। आपको हार्ट अटैक हुआ है और आप इस वजह से सिर्फ मर जाएंगे कि एम्बुलेंस नहीं आई क्योंकि आप ब्राउन हैं या ब्लैक हैं या येलो हैं या ऑरेंज हैं, आप वाइट नहीं। ये आपके अपना एक्सपीरियंस है या आपने? जी एग्जैक्टली। आप इधर काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने एक खास रेडियस से बाहर जाके एम्बुलेंस को कॉल की है और जब एम्बुलेंस उधर आई है तो उन्होंने एम्बुलेंस को डायरेक्ट किया कि लॉन्ग साइड जाना था, हमने इधर पहले आपको बुलाया क्योंकि इधर आप जल्दी आते हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि मतलब पंजाब पुलिस वाला सीन है यहाँ पे। एग्जैक्टली इट्स वेरी हम तो जो लोग यहाँ हमें इंस्पायरिंग नजरों से देख रहे होंगे, हमने तो उनका बबल फाड़ दिया ऐसे। नहीं, बबल है ही नहीं। फाड़ना तो तब है, मतलब आई वॉज अवेयर ऑफ दीज रियलिटी। मुझे अब अक्सर लोग दोस्त पूछते हैं ते वापस नहीं जाना तू या की सीन है तेरा चक्कर की ये, तो मैं आना कि मैं ते रियलिटी दा मैंने पता ही, मैंने तो इस वजह तो झटका लग गया ही नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में मंडी भाउद्दीन से हूँ और मंडी भाउद्दीन में हर दूसरा बंदा बाहर है और जो बच्चा पैदा होता है और माएँ उनको जब जन्म देती हैं, जब वो डिलीवर होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो जड़ा नाल खलोते होंदा चाचा आदा इन बाहर गाल छड़ो। ਵੱਡੇ ਪਾਇਨ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪਾਇਨ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਇਨ ਇੱਥੇ आईफोन पे वीडियो बनाते हैं। तो मंडी में तो पर्टिकुलरली ये एस्पायरेशन है कि आपका बच्चा पैदा होता जाए, दूसरा बच्चा तो वो ये कर लो या CSS कर लो, उस तो अलावा और कोई करियर एस्पायरेशन ही नहीं है। तो जब आप पाकिस्तान में मंडी भाउद्दीन में जब पैदा हुए थे तो आप इस सब चीज़ से गुजरे होंगे। मंडी से उठ के यू स्टार्टेड फ्रॉम मंडी एंड नाउ यू हियर, हाउ डू यू फील? नहीं, डूइंग अ पॉडकास्ट विद यू, I feel honored, man. I feel yeah, you started, you were born in Mandi and now you are in a podcast with me in Manchester. How that's kind of I'm speechless, man. I can't describe my feelings. आपको पता ना ये माइक चल नहीं रहा। लेकिन ये बंदियां 10 छड़िया तो फिर साडा काम बंद हो जाना। माइक चले ना चले, माइक ये नहीं चल रहा, ये सिर्फ जो है ना ये शशके के लिए, शशके के लिए है क्योंकि मंडी भाउद्दीन से है ये। मैं लाहौर से हूँ।
अच्छा तो अच्छा आप व्हेन यू वर बोर्न तो आप सीएसएस के प्रोसेस से गुजरे? यार मेरी फैमिली यूजुअली हमारी जो फैमिली है गांव में दे आर इन अ डिफरेंट, वो इस रेस में रैट रेस में थोड़े से पीछे थे। मतलब हमारा ख़ानदान वो बाहर था बेसिकली, जो बाहर नहीं थे लोग, जिन्होंने औलादों को पढ़ाने पे फोकस किया, उन्होंने एजुकेशन को एज अ वे आउट देखा। लेकिन वो ये हुआ कि जब कुछ अरसा गुजरा और हर दूजी गली च कोठी बन गई गड्डी, बाहर के भाई से पैसे भेजे और लोग जो बाहर जाना शुरू हुए थे, और हम इस आइडिया को रेजिस्ट कर रहे थे कि असा बाहरले मुल्क नहीं जाना, हमें अपने मुल्क से प्यार है, हम व्हेन वी वर पैट्रियोटिक वंस। हाँ, तो हमने वो पेट्रियोटिज्म से ज्यादा वो ये थी कि इल्यूजन ऑफ पेट्रियोटिज्म। जी हाँ, कि मतलब वो इतने बेली शली सारे ने ना नाल रवाने मजे होने दे, गप मारेंगे क्या करना है जाके, कहाँ ही जाएंगे। तो जब मेरी फैमिली इन पर्टिकुलर इस आइडिया को रेजिस्ट करती रही कि बच्चे बाहर नहीं भेजने, हमने पढ़ाना है, तो देयर कम्स अ पॉइंट कि जब आपकी सर्वाइवल की जंग शुरू हो जाती है, क्योंकि मिडिल क्लास को होंदी सिर्फ सर्वाइवल है, क्योंकि उन्होंने होंदा है कि मेरी सफेद पोशी दी लाद ना हो जाए, बंदियां ਨੂੰ पता ना लग जाए कि मैं सफेद पोश नहीं रहा। हाँ, एक तो ना कट जाती है और आपको एक कॉन्टिन्यूस डर है कि मैंने इस तरह का होना है या इस तरह का रहना है मैंने। तो उस जंग के चक्कर में, और उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा टाइम मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि आप सीएसएस करें, ये करें, वो करें, क्योंकि मेरी स्कूलिंग एक बहुत पॉश बोर्डिंग स्कूल से हुई, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से। हाँ, अब्दालियन है आप? जी, तो अब्दालियन हूँ मैं। बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप अब्दालियन ऐसा धब्बा है आप इस वक्त अब्दालियन नहीं, वो आपको लगता है अब्दालियंस ने आपके अंदर डिसिप्लिन डाला? यार उन्होंने डिसिप्लिन करने की कोशिश मुझे बहुत की। वो एक बहुत अमेजिंग स्कॉलर हैं नदीम उमर तारड़। उन्होंने कैडेट कॉलेज जो बोर्डिंग स्कूल की मेंटालिटी है, उन्होंने उसको ऐसे सम अप किया था। वो उधर के ग्रेजुएट हैं, फिर वो एनसीए पिंडी के प्रिंसिपल रहे। तो वो कहते हैं कि आई वॉज एजुकेटेड एट सच एन इंस्टीट्यूशन वेयर फिजिकल फिटनेस वॉज प्रेफर्ड ओवर मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो वो बोर्डिंग स्कूल वाली मेंटालिटी वो है। तो वो हम उसमें एक टॉक्सिक मैस्कुलिन माचो आदमी बने हुए हैं, जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई है। वो हर एक को देख के मुक्के मार रहा है और चढ़ रहा है एक दूसरे के ऊपर। वो टीनेज जो एनर्जी है। तो वो 3 साल हमने उधर गुजारे। फिर हमने स्विमिंग पूल देखे जिंदगी में पहली बार, तो हमें लगा हा ये तो जिंदगी बदल गई। तो इधर आके नहीं, उधर ही। तो साथ हमें प्रॉपर ब्रिटिश मैनर्स सिखाए गए हसन अब्दाल में कि आपने डिनर नाइट्स पे जाना है। स्विमिंग पूल था लेकिन उसमें लड़के नहा रहे थे। लड़के नहा रहे, कोई फायदा नहीं। हाँ ऐसा स्विमिंग पूल का क्या फायदा जिसमें सिर्फ लड़के नहा रहे हो? हाँ बिल्कुल, वो बस ख्यालों में ही आपके इमेजिन कर रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ इधर। लेकिन आप रियलिटी में अकेले ही हो। ठीक है। तो जब उधर से निकले, तो उधर द होल पर्पस ऑफ माय पेरेंट्स सेंडिंग मी टू दैट इंस्टीट्यूशन वाज कि ही विल टर्न आउट टू बी एन आर्मी ऑफिसर। तो ये एस्पिरेशन, तब आर्मी के हालात पाकिस्तान में अच्छे थे। पाक फौज दे नारे बजदे हैं, आर्मी के हालात हमेशा से बेहतर अच्छे हैं। हाँ, हमारे हालात नहीं ठीक होते, उनके हमेशा से ठीक होते हैं। तो जब उधर से मैं ग्रेजुएट हुआ, तो मैं इतना ब्रेन वॉश हो चुका हुआ था कि मैंने आर्मी के अलावा कहीं और अप्लाई नहीं करना, और ना ही मैंने किसी और डायरेक्शन में सोचा कि मैंने ये करना है वो करना है, क्योंकि आई वाज सो हेल बेंट ऑन द आइडिया कि आई हैव टू ज्वाइन पाक फौज। तो लेकिन जब हम गए, कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, हमने आईएसएसबी के लिए पेयर हुआ, ये उनकी भी किस्मत और मेरी भी किस्मत कि मैं आईएसएसबी के लिए रिजेक्ट हो गया। और मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Was that a heartbreak? That was a heartbreak for my parents. अच्छा। और वो मैं थोड़ा लाइक और सोच रहा था कि अच्छा ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो जब मैं उधर से निकला, तो फिर मैंने कोई और जगह नहीं थे जाने के लिए। आप आसमान से, या तो नहीं है। हाँ, तो आप आसमान से गिरे और खजूर में भी नहीं अटका, मैं डायरेक्ट जमीन पे गया। अच्छा। तो कोई पता नहीं था जिंदगी के साथ क्या करना है, कोई आइडिया ही नहीं था। तो फिर 3 साल मैं घर बैठा रहा, लैपटॉप ऑन किया, फिल्में देखी। मैं तो अनएम्प्लॉयड भी नहीं कह सकता क्योंकि यू वर वेरी यंग। यू वर लाइक यंग, अनएम्प्लॉयड, वो टीनेज और बट अ स्टूडेंट।
So nobody is expecting you to get a job. हाँ, तो वो कोई मतलब बहुत ही कोई ऐसी किसी कैटेगरी में बंद नहीं किया जा सकता मुझे कि कौन सा बॉक्स टिक किया मैंने उस 3 साल में। मैं बस घर बैठ के लैपटॉप ते टॉरेंट ते फिल्मां डाउनलोड कीतियां, किताबां पढ़ियां। 3 साल? 3 साल। अच्छा। और वो स्टेज थी जब मुझे, क्योंकि आई वॉज एंटायरली डिफरेंट पर्सन जो हर एक को यहाँ से पकड़ रहा है, हाँ भाई की हाल है तेरा, क्यों मेरे लोग वेदा पे हैं। अच्छा, प्रॉपर मैस्कुलिन, वो ऊपर वो देसी मैस्कुलिन मैस्कुलिनिटी और वो सारा। फिर उससे मेरी वो जो मर्दाना ताकत थी वो मर्दाना कमजोरी में बदल गई। ओह, टेल मी अबाउट दैट। वो बहुत मजे की ट्रांजिशन थी। उस ट्रांजिशन में ये हुआ कि मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने सिनेमा देखना शुरू किया, मैंने ज़िंदगी में पहली बार आई हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, तो मैं रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने अपने जो मेरी एक टाइम पे कॉलेज में पढ़ने पे वैल्यू घर में होती थी उसको गिरते हुए देखा। अच्छा। कि मतलब आई वाज काइंड ऑफ बर्डन ऑन माय पेरेंट्स। मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ तो मुझे वो नवाला जो अंदर जाता था वो इंटेस्टाइन में जाता तक फील होता था। क्योंकि आपने बायोलॉजी पढ़ ली थी? नहीं, मैंने क्योंकि मुझे घर वाले इन नजरों से देख रहे होते थे कि एक करदा भी कुछ नहीं पिया, सारी दिहाड़ी बैग रोटियां पा आरामदा इन शॉर्ट। तो वो जर्नी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मुझे लगता है कि अगर मैं कॉलेज के बाद, जिनको आप सक्सेसफुल मेरे बैचमेट्स कहेंगे कि जो आर्मी में चले गए या कोई लम्स बैठा हुआ, कोई नफ्स बैठा हुआ, अगर मेरी ज़िंदगी में वो ट्रांजिशन आ जाती तो मैं एक बहुत ही फ्लॉप तरीन आदमी होता अपनी नज़र में। जब वो मुझे जो 3 साल झटके लगे तो वो दैट मेड मी व्हाट आई एम, व्हिच आई एम नथिंग, बट आई वांटेड टू व्हिच just for this podcast I always wanted to be nothing. This is not where you belittle yourself. हाँ, तो वो हमने गहरी बात करनी थी, उसके लिए मैंने ये रैमिंग स्कीम अच्छी जा रही थी तो मैंने इसको जोड़ दिया बिल में। इसमें मुझे से आपदा परवीन, मैं कुछ ना तू सारा कुछ, इतनी सेल्फ डेडिकेटेड, वो बिलिटलिंग यार मौला। अच्छा, तो ये सीन हुआ। फिर मैंने प्राइवेट बीए किया और मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में चले गए हम। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में आपका कैसा व्यू है? यार, कायद-ए-आज़म का बहुत अच्छा व्यू है। मैंने, अगर इस पाकिस्तान में कोई एक जगह है जहाँ पे यू कैन बी वॉट एवर यू वॉन्ट, तो दैट इज़ द ओनली स्पेस जहाँ पे आप। तो इस मतलब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में व्हाट्स द डिफरेंस है बेसिकली कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी प्राइमरीली ह्यूमैनिटीज़ की एक यूनिवर्सिटी बनी थी, जो कि इट्स अ वेरी रेयर थिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड में आपको यूजुअली ये लगता है कि साइंसेस की यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, ताकि स्किल बेस्ड कोई प्रोफेशन निकले, लोगों को पता हो उन्होंने ज़िंदगी के साथ क्या करना है। उस मुल्क में अगर एक ह्यूमैनिटीज़ की अर्ली 70s में यूनिवर्सिटी बन रही है तो दैट वाज अ वेरी ब्रेव चॉइस इन अ वे, जिधर में हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। तो ये ह्यूमैनिटीज़ बाकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, लेकिन इट वाज प्राइमरीली ह्यूमैनिटीज़। अच्छा, वहाँ पर साइंस सब्जेक्ट्स है ही नहीं? नहीं, अब हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज भी उतनी अच्छी हैं जितनी। अच्छा, उतना एम्फसाइज उस पे भी करते हैं? उस पे भी किया जाता है जितना नेचुरल साइंसेस पे किया जाता है। अच्छा। तो ये इन इटसेल्फ बहुत ऑड चॉइस है कि पाकिस्तान जैसे। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि ह्यूमैनिटीज प्राइमरीली, अब जैसे तुसी डॉक्टर हो, तुसी बंदियां दे डॉक्टर हो, ह्यूमैनिटीज इज ए सोसाइटी दे डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर है, सब डॉक्टर है। बेसिकली डॉक्टर से मुराद मतलब लेमैन टर्म्स जो समझाने का मकसद है एक्सपर्ट टाइप के कोई भी हम ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं, ऐसी रीडिंग्स पढ़ रहे हैं, ऐसी डिस्कशंस कर रहे हैं या ऐसे सवालों पे सोच रहे हैं कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसको समझने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह इंटरेक्शंस को ब्रेक डाउन कैसे किया जा सकता है, ये इंटरेक्शन आगे जाके इस मुल्क की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, या दो लोग आपस में बैठे हुए हैं और वो बहुत ही शिद्दत पसंदाना गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये किस तरह का ट्रेंड विजिबल हो रहा है सोसाइटी में। तो ये वो हर किस्म के सवाल थे जिन पे हम बैठ के बात भी करते थे, फिर इन चीज़ों को लिंक करते थे कि तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि साइंटिफिक माइंड्स, मेरे कोहॉर्ट के लोग, डॉक्टर लोग और ये साइंटिस्ट लोग,
इन चीज़ों को इतना सोचते भी हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, और हाँ। इसीलिए हम लोग इतने सख्त और करख्त और अजीब से रोबोटिक लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो आपने अगर ह्यूमैनिटीज़ को अपना मेजर टाइम ऑफ लाइफ दिया है कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको लगता है कि आप इंसानों के साथ आपका रवैया उन लोगों से मुख्तलिफ है जो कि सिर्फ साइंटिफिक माइंड्स बचपन से बने हुए हैं? यार साइंटिफिक साइंस जो बेसिकली पूरी साइंस का जो आइडिया है वो इस चीज़ पे डेवलप कर रहा है कि जिस चीज़ की आप लॉजिकली साइंटिफिकली एक रीज़न बना सकते हैं उसकी एग्जिस्टेंस की, आप उस चीज़ को मानेंगे। जो चीज़ एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक थ्योरी के थ्रू प्रूव हुई है प्रॉपर, तो आप उस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं। आइदर इट्स ब्लैक और वाइट, हाँ, ग्रे कुछ नहीं है। ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज बेसिकली लुक फॉर दोज पॉसिबिलिटीज कि ब्लैक और वाइट के दरमियान भी जो एक रंगों का स्पेक्ट्रम है पूरा, वो कौन कौन सा है। वो गुलाबी है, वो पीला है, वो नीला है, वो सब्ज़ है। वो हम उन रंगों में बेसिकली जीने की कोशिश करते हैं और उनमें पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर अहमद एक करियर चॉइस ले रहा है कि अहमद ने डॉक्टर बनना है, तो इस माशरे को सिर्फ डॉक्टर नहीं चलाएगा। इस माशरे को चलाने के लिए और भी तरह के लोग चाहिए जो इस माशरे को समझें, इस माशरे के बारे वो सवाल इस माशरे से पूछें जो सही सवाल हैं, जो इस माशरे को एक सही डगर पे लेके जाएंगे, जो कि बहुत सख्त सवाल हैं, जो वक्ती तौर पे बहुत अनकंफर्टेबल सवाल हैं पूछना, जिससे आपके पेरेंट्स आपको गालियां देंगे, कोई मज़हब पढ़ने वाला मौलवी आपको जान से मार देगा, या रियासत आपको अपने जबर का निशाना बना देगी, या कोई आपका पड़ोसी आपको सिर्फ इस वजह से ब्लैकमेल करेगा कि आप बहुत वोकल हैं या बहुत क्रिटिकल हैं उन सवालों के। तो वो ह्यूमैनिटीज़ का ये पूरा रोल है जिसको सिर्फ इस पूरे प्रोसेस में इस वजह से निगेट किया गया है कि आप पैसे नहीं कमा रहे। क्योंकि ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो नौकरी किस देनी। हाँ, मतलब ठीक है, तुम पढ़ रहे हो आर्ट्स, करते क्या हो। हाँ। मतलब तुम अल्टीमेटली जो पेरेंट्स जिन्होंने यूजलेस हो बेसिकली। हाँ, तो जिन पेरेंट्स ने आपके ऊपर इन्वेस्ट इस वजह से किया कि हम इनको पढ़ाएंगे, ये समझदार होंगे, वही पेरेंट्स आपका गिरेबान पकड़ रहे हैं, तेरी जेब चौखी नहीं चलती। तो वो आप एक तरह की आपकी पूरी एग्जिस्टेंस कंट्रडिक्शन से भर जाती है कि जिन सवालों के साथ जो ओपिनियन आज मेरी है, कल अहमद मुझे मिलेगा तो वो कहेगा बिलाल कल तो ये कह रहा था, आज ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट बात कर रहा है। क्योंकि मेरे जो कल की बात थी वो चेंज होगी। मुझे पता लगा कि वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा गलत था। आई एम ओपन टू चेंज। यू आर ऑब्जर्विंग द एवोल्यूशन हैपनिंग। हाँ, एग्जैक्टली। अपनी पर्सनैलिटी में रोज कुछ ना कुछ टूट रहा है, कुछ ना कुछ जोड़ रहा है। जो आप कल थे वो आज नहीं है। हाँ। और जो आप परसों हैं वो कल नहीं है। शहबाज शरीफ लगे आप मुझे। हाँ, मैंने भी यही लगा थोड़ा सा, मेरे तो रूह आ गई है। फिर जब ये सीन हो जाता है कि आप ह्यूमैनिटीज आपने पढ़ ली हैं, आपको वो पूरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी समझ आ रही है, फिर आप कहते हैं अच्छा मैं नौकरी भी नहीं करनी, मैं भी नहीं करना। आप एक पूरी वो नेहलिस्ट किस्म की स्टेज पे जाते हैं। फिर उस नेहलिज्म से आप की ट्रांजिशन थोड़ी सी मॉडरेट होती है, फिर आप सोसाइटी का हिस्सा भी बन रहे हैं, फिर आप काम भी कर रहे हैं। तो वो पूरी जो बैलेंस ढूंढने की स्ट्रगल है ना, कि साथ अपने व्यूज़ भी जिंदा रख रहे हैं और अपने आप को पालने के लिए, घर वालों को पालने के लिए आपने नौकरी भी कर रहे हैं। तो वो बहुत मुश्किल है ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने के बाद, जो कि मेरी अब होगी है। तो मैं अब बहुत बेहतर फील करता हूँ। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो गरीब हाँ। माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को ह्यूमैनिटीज पढ़ने की तरफ क्यों भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। उनको पता है उसका उतना स्कोप ही नहीं है। तो या तो आप आइदर यू गो इनटू ह्यूमैनिटीज आउट ऑफ रिबेलियन, हाँ, या यू आर वेरी प्रिविलेज्ड कि आपके दो बहन भाई डॉक्टर बन चुके हैं। एग्जैक्टली। और आप पे रिस्क ले सकते हैं आपके माँ बाप। तो व्हाट इज योर केस? यार मेरे पास तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन जस्ट बिकॉज के माई सिस्टर इज अ डॉक्टर। मैं इंजीनियरिंग मैंने की, लेकिन मेरा इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो माई पेरेंट्स लाइक गेव मी दिस फ्रीडम कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है तो मैं आगे CSS सिविल सर्विसेज और उन चीज़ों में चला जाऊँगा, जड़ा कि उनको नहीं पता कि मैं को नहीं जाना। अच्छा। तो वो उन्होंने इस लालच के साथ मुझे इजाज़त दी, वरना मुझे भी इजाज़त ना मिलती। क्योंकि मुझे एक टाइम पे इस तरह भी पुश किया गया कि तुम्हें प्राइवेट मेडिकल करा के इंजीनियरिंग के बाद तुम बायोलॉजी का एक पेपर दे के मैथ्स की जगह तो चाइना चले जाओ MBBS करने। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा रहा। तो वो उनको सिर्फ इस वजह से ये लालच था कि मैं CSS कर लूँगा, अफसर लग जाऊँगा।
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ CSS is like गरीबों का हज। ਗਰੀਬੋਂ ਦਾ ਹੱਜ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਉਹ ਆਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਹਬ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੂਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਦੇ ਛੱਡਾਂ। तो वो CSS का पूरी जो जर्नी है वो टूई ढूंढने की है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर लगा किसी जगह ते मेरा प्यो भी पिंड चो किसी दी डूई डंडा देवे ते मैं भी किसी दी डूई डंडा देवा। तो वो पूरी इट कैन बी सम अप लाइक दैट पूरी जर्नी। So is डंडा searching for a टुई? डंडा सर्चिंग फॉर अ टूई। फर्स्ट यू आर सर्चिंग फॉर अ डंडा बिकॉज समवन First a टुई is searching for a डंडा। ठीक है, और जब आपकी टुई को डंडा मिल जाएगा तो फिर उसके बाद आप एक नई टुई ढूंढेंगे जिसमें आपने वो डंडा देना। ओह, so CSS का सारा आपने समुद्र कूजे में बंद कर दिया है यार। इसी तरह हाँ, it's like टुई and डंडा in a यार circle। वो इसको मजीद ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आपके पेरेंट्स का क्या दिल है कि आपका बेटा जब गांव में आए तो 10 बंदे बैठे हों उससे बात कर रहे हों कि आपने कि ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾइन कराना है, साड़ी ज़मीन का रौला पै गया ਉਹਦੇ ਤੇ ताकि 50 बंदे बैठ के आपके बाप दादा कज़न सबको जितने हैं उनका तरला कर रहे हो कि देखो काम तो करा दो। इसके अलावा यूटिलिटी उस तरह है नहीं। लेकिन CSS जो करते हैं इतनी मेहनत करें वो माइंड कर जाएंगे पॉडकास्ट देख के, ये वाला क्लिप देख के कि यार ये तो CSS को बिल्कुल ही फजूल चीज कह रहा है, हालांकि इतनी मुश्किल से पास होता है, लोगों की स्ट्रगल है। नहीं, कुछ तो मैं उस पूरे प्रोसेस को निगेट नहीं कर रहा कि वो स्ट्रगल नहीं है या वो बहुत मुश्किल है। दूसरा ये कि बाय द एंड ऑफ द डे द मोमेंट दे क्लियर द एग्जाम एंड एवरीथिंग दे एंड अप वेरी एवरेज मैनेजर्स ऑफ द सोसाइटी जिनका स्किल सेट डिफरेंट है, लेकिन वो एक ख़ास डिपार्टमेंट में बैठ के एक पूरी डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं जिसके लिए वो इक्विप्ड भी नहीं है, और वो अल्टीमेटली वो पूरा सिस्टम ही ऐसे इनकैपेसिटेटेड लोगों से चल रहा है कि जिनको उस पूरे माशरे की कोई समझ नहीं है, और वो बैठ के एक सिर्फ पेंसिल से साइन कर रहे हैं और उनके ऑर्डर्स पे पूरी। तो ठीक है, कोई बंदा भी पूरी सोसाइटी को तो नहीं पूरी सोसाइटी तो सही नहीं कर सकता ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, अपना जॉब करे, जो करे वो सही नहीं करे। वो जॉब करने के लिए भी पूरे वो मतलब मोस्ट ऑफ देम के जब आप उनसे बात करते हैं तो उनकी सिर्फ एक एफर्ट है कि उन्होंने 12 एग्जाम्स पास किए हैं, उन्होंने वो उस 2% में हैं जिन्होंने 98% फेल हुए और उन 2% एग्जाम क्लियर किया। वो 2% है। उन्होंने वो इन अ वे प्रिविलेज्ड भी हैं कि वो 2 साल 3 साल तक एक पर्टिकुलर एग्जाम बैठ के देने के लिए अगर फाइनेंशियली पास नहीं होता दोबारा दें। तो मतलब मंडी भाउद्दीन इस वजह से इस पूरी डिस्कशन में दोबारा से इम्पोर्टेंट है कि उधर मेजॉरिटी जो पेरेंट्स हैं या मेजॉरिटी लोग हैं उनके बच्चे लाहौर या इस्लामाबाद बैठे हैं जो 4-4 5-5 साल से सिविल सर्विसेज और इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, और वो सिर्फ 3 साल बाद 4 साल बाद सब इंस्पेक्टर बन के आ जाएंगे तो उन्होंने पैसे पूरे कि उन्होंने डूई लभ गई डंडा देने वास्ते कि साडा पुत्र सब इंस्पेक्टर लग गया पुलिस चो ते बस हुन। So it's like parents exercising that danda in a टुई by proxy. Exactly. It's all about danda in a टुई. It was always about a danda and a tui because it is because that way, because you always wanted to in a power relation you always wanted to be at the higher end ताकि आप नीचे वाले को दबा सकें। The whole idea of bureaucracy and पुलिस इट्स वेरी कॉलोनियल इन अ टाइम कि इंडियन सिविल सर्विस जो बनाई गई थी वो सारी इसीलिए बनाई गई थी कि इधर के लोकल्स को लोकल और जो एक गांव या रियासत या डिस्ट्रिक्ट गवर्न कर रहा है उसके दरमियान एक गैप था, और वो एक बाबू वाला इमेज बनाया गया कि ये बाबू बनेगा तो ये इनको डंडा दे सके। तो इंडियन सिविल सर्विस डंडा देने के लिए ही बनाई गई थी लोकल्स को गवर्न करना। वो पूरी एक जैसे मतलब सपोज एक डिस्ट्रिक्ट है और इंडियंस जैसे रह रहे थे, गोरों को ये चीज़ पसंद नहीं है कि वो ऐसे रह रहे हैं, वो आके बताएंगे आपको कि नहीं ऐसे नहीं रहना चाहिए, आपने ऐसे रहना था, आप 2000 साल से जैसे रह रहे थे वो गलत है। तो जब गोरा आया तो गोरे को ये लगा कि मुझे इनको ठीक करना चाहिए क्योंकि मैं गोरा दिखता हूँ
मेरा जो स्किन का कलर है वो इनसे बेहतर है, तो मेरे ऊपर ये बोझ है कि मैं इनको जीना सिखाऊं। तो उन्होंने आपको एजुकेट करने के लिए, पूरी कॉलोनियल कहानी यही है कि आपको आपने ऐसे बिहेव करना है, आपने ऐसे कपड़े पहनने हैं, आपने ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है। तो वो यही कहानी आपको सिविल सर्विसेज में रिप्रोड्यूस होते हुए मिलती है कि असिस्टेंट कमिश्नर को आप डायरेक्टली नहीं मिल सकते, पहले 10 दरवाजे हैं, 10 दरवाज़ों में से आपका पहले मुंशी को मिलना है, फिर उसके अगले मुंशी को मिलना है, फिर उससे अगले मुंशी को मिलना है, और उसका आपकी सोसाइटी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। जो माशरे में जो एक ऑफिस में बंदा बैठा हुआ है, उसका सोसाइटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो जिस सोसाइटी को गवर्न कर रहा है, उस सोसाइटी में उसका उठना बैठना ही नहीं है। उसका उठना बैठना एक इंतहाई एलीट, एक इंतहाई He has worked for it, he's earned it. मतलब just being a devil's advocate. नहीं, मतलब अब मैं उस पूरे वो बेशक किसी बंदे ना मिले, मैंने तो कोई इतराज नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि व्हाट द जॉब डिमांड्स, हिज कैरेक्टर, हिज एफर्ट इज वेरी कंट्राडिक्टरी टू दैट। जो उसको उस पोजीशन पे रह के करना चाहिए वो नहीं कर रहा। वो करे जी, कोई दिल लो देना, मैंने कोई क्या करना है? उसका काम है पॉलिसी मेकिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसका काम ये तो नहीं है कि वो जाके ग्राउंड, वो भी नहीं हो रही ना, वो इस वजह से नहीं हो रही। अच्छा, क्वाइट रिसेंटली अर्ली 60s में या 70s में जो लोग पॉलिसीज लिखते थे, या एक पूरा लेटर या मेमो लिखा जाता था कोई भी लॉ बनाने के लिए, मोस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स कांट डू दैट। अच्छा, they can't write one coherent paragraph of English in a policy oriented language। तो वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रही है हर चीज। so like you think all this CSS or civil service, नहीं, all, not all of them, obviously जैसे most of them। जैसे लोग डॉक्टर्स को बहुत सी चीजें कहते हैं, not all doctors, not all men, हाँ, not all civil servants, but like generally you think this culture of civil service is more of an extension of colonialism? it was a very colonial institution। yeah. अंग्रेज ने बनाया तो वो उसी चीज, मतलब अंग्रेज जब गया है तो पोस्ट कॉलोनियल दुनिया में जिसमें अभी हम रह रहे हैं, जो हमारी स्टेट है, तो यही मॉडल है। तो ये इट वाज अ कॉलोनियल मॉडल। तो ब्यूरोक्रेसी के बगैर कौन सी मुल्क चल रहा है? नहीं चल रहा, क्योंकि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था जहाँ इन्होंने रूल नहीं किया। Oh, okay, that was that was basically they ruled all over the world। मतलब ये चाइना वगैरह, चाइना was entirely a different उनका तो scene। चाइना में भी ऐसी होंगी, ऐसी हायरार्की और हायरार्कीज हैं, मतलब अथॉरिटेरियनिज्म की हायरार्कीज हर जगह पे हैं। मतलब वो आदमी ने टुई मारने का तरीका वखरा, इट्स ऑलवेज टू ईयर डंडा, टुई एंड डंडा, वो मतलब गाल घूम फिर के होते ही होनी है। तो वो okay, but we don't want to hurt any civil servants who are doing their jobs very sincerely, like to all professions, equal respect. This is just like open to debate. It's fine. You can comment in this podcast so that I get more engagement and more money. अच्छा, important question Bilal. Student visa आपका खत्म हो गया यूके का, हाँ, and now you're transitioning to work visa. हाँ, आप किस टाइप ऑफ स्टूडेंट वीजा पे आए थे? उस पे आपने कितना टाइम गुजारा, क्या अचीव किया, वो कंक्लूड कैसे हुआ, और अब आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं, तो आपका इस पे क्या प्लान है? इस तरह से बताइएगा कि जो लोग ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं स्टूडेंट से वर्क वीजा पे, क्योंकि ज्यादातर लोग वर्क वीजा पे नहीं आते मेरी तरह, आप पहले स्टूडेंट आते हैं फिर वो चेंज करते हैं, तो टाइप्स बताइएगा पाकिस्तान में बैठे लोगों के लिए, और ट्रांजिशन करके आप किस पे जा सकते हैं, उसके क्या फायदे हैं? कोई सवाल रह गया तो भी पूछ लो। मुझे लगा यार मैं आया था स्टूडेंट वीजा पे। स्टूडेंट वीजा पे यूजुअली एक ही तरह का स्टूडेंट वीजा है अनटिल और अनलेस आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पीएचडी में आपका जो टेन्योर है वो डिफरेंट होता है, और आप क्योंकि आप वो मोस्ट ऑफ द स्टडीज पीएचडी की फंडेड होती हैं, तो उसमें यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड जो भी डिग्री आप कर रहे हैं वो सारा स्टेटस सेम है। फ़र्क ये होगा कि आपके 2 साल की डिग्री है या साल की डिग्री है, ये फ़र्क होगा। तो जैसे ही आपका वो सक्सेसफुली मास्टर्स, अंडर ग्रेजुएट, बी ऑनर्स कंप्लीट होता है, तो आपको यूके गवर्नमेंट 2 साल का एक और वीज़ा देती है जिसको पोस्ट स्टडी वर्क या ग्रेजुएट वीज़ा कहते हैं। वो हर उस बंदे को मिलता है जिसकी डिग्री कंप्लीट हुई। ठीक है, तो मैं टेक्निकली उसी 2 साल के ग्रेजुएट वर्क वीज़ा पे हूँ, जो अप्रैल 2025 तक है, और मैं सितंबर में ग्रेजुएट हुआ था 2022 में।
आपको 5 साल का वर्क वीजा मिला? नहीं, 2 साल का, जब आपकी मेरी 2023 में वीज़ा ख़त्म हुआ था स्टूडेंट वीजा, जनवरी ठीक है में, ठीक है ठीक है। जनवरी में, तो मुझे उसके फ़ौरन बाद 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा मिला, जिसको नॉर्मल जुबान मतलब हर दूसरा स्टूडेंट पोस्ट स्टडी वर्क। और ये हर डिग्री खत्म होने पे लोगों को मिलता है वर्क वीजा? एग्जैक्टली। तो प्राइमरीली यूके ने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्कीम निकाली थी, जो कुछ अर्सा पहले भी थी लेकिन बीच में बंद हो गई, और फिर कोविड के बाद जो स्टूडेंट्स आए तब से ये प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ है। तो वी वर द सेकंड बैच जिसको ये वीज़ा मिला, क्योंकि ये स्कीम पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में थी, इस वजह से स्टूडेंट्स का ज़्यादा रुझान ऑस्ट्रेलिया की तरफ था। अब यूके में भी ये स्कीम है तो लोग इधर भी आना शुरू हो गए हैं। ठीक है। अब ये कौन सी टाइप होती है स्टूडेंट वीजा की जिस पे आप आए थे? टियर 4? ये टियर 4 होता है। तो और जिस पे आप हैं जो कि स्किल वीज़ा, वो टियर 2 है। मेरा टियर 2 है। टियर 2 है। तो अब आप 4 से टियर 2 पे शिफ्ट करेंगे तो उसका प्रोसेस में ये होता है कि आपने पाकिस्तान वापस जाना, अप्लाई करना है? नहीं, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि आपने पाकिस्तान जाना। अच्छा, मैंने सुना था कि आपको, अगर आप स्टूडेंट से टियर 4 से 2 पे शिफ्ट कर रहे हैं और क्योंकि नेचर ऑफ वीजा चेंज हो रही है, हाँ, तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ता है, वहां से अप्लाई करना पड़ता है, फिर आप आएंगे? नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इधर रह के बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं अभी पोस्ट स्टडी वर्क पे हूँ और मैंने ट्रांजिशन करनी है टियर 2 वीज़ा पे, जो कि सिटीजनशिप का रूट है या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का रूट है। अगर मैंने उस पर ट्रांजिशन करनी है तो मुझे उसके लिए एक किसी भी कंपनी से जॉब ऑफ़र चाहिए, जो मेरी मेन स्पॉन्सरिंग बॉडी होगी, और वो मेरा 3 साल का स्टे का रिक्वेस्ट भेजेगी होम ऑफिस को, या 5 साल की। तो मुझे वो रिक्वेस्ट या स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए अपना वीज़ा ट्रांजिशन करने के लिए। अब सवाल इधर इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ट्रांजिशन कौन कौन कर सकता है, कौन कौन ऑथराइज है आपको वो 3 साल का या 5 साल का वीज़ा देने के लिए। तो उसमें डिफरेंट तरह की ऑप्शन होती हैं आपके पास। एक ऑप्शन ये है कि आप ने इंडस्ट्री में या आपने किसी भी सेक्टर में इतना काम किया है कि आपका एम्प्लॉयर कहता है कि यार मतलब यू हैव डन अ लॉट, यू आर वेरी गुड एसेट फॉर माय कंपनी, मैं तुम्हें जॉब ऑफर देता हूँ, तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, जो कि बहुत आइडियल विन विन कंडीशन है, जो कि हर एक के लिए नहीं होती। तो ये 1% को निकालें तो बाकी 99% के लिए यही ऑप्शन बच जाता है कि आप इधर आजकल बहुत ट्रेंड है कि केयर वर्कर्स के वीज़े पैसों के बिक रहे हैं। तो कोई people are willing to like pay 14-16,000 pounds to get that job। 5 साल का स्पॉन्सर लेटर। केयर वर्कर का क्या मतलब है? केयर वर्कर का बेसिकली, जैसे आप डॉक्टर हैं तो यूजुअली आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है, दे आर ओल्ड इनफ, दे डोंट हैव एनी फैमिली, देयर किड्स आर नॉट फ्री इनफ के वो दे डोंट केयर अबाउट देयर फैमिली इनफ के वो उनके साथ आए, उनका चेकअप कराएं। केयर होम्स वाले ही। लेकिन केयर वर्कर्स यूजुअली केयर होम्स के अलावा भी काम करते हैं। जैसे दे इंडिपेंडेंट कोई आदमी रह रहा है अपने घर में, तो दे स्लीप विद दैट गाय, दे टेक केयर ऑफ दैट गाय, वो उसको वॉशरूम लेके जा रहे हैं, उसके कपड़े चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं, उसको मेडिसिन दे रहे हैं। तो उसकी जो पैटी रूटीन की केयर, जो उसकी नॉर्मल लिविंग है, उसमें उसको असिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये काम करने के लिए डमी कंपनीज बनी हुई हैं कि कोई भी यूके सिटीज़न है तो उसने कोई कंपनी रजिस्टर कराई, वो कंपनी रजिस्टर कराने के बाद दे विल अप्लाई फॉर अ होम ऑफिस लाइसेंस। होम ऑफिस का उन्हें लाइसेंस मिलेगा। अच्छा। तो होम ऑफिस के लाइसेंस के बाद दे विल गेट अ स्पॉन्सरशिप लेटर कि आप इतने लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। उनका पास रिकॉर्ड जो भी है या फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, उस हिसाब से उन्हें बताएंगे कि यार ए ਤੁਹਾਡੀ कंपनी है तो तुसी इससे 10 बंदे बुला सकते हो या 15 बंदे बुला सकते हो। ठीक है। उनका उस पूरी कंपनी को बनाने में और जितना खर्चा हुआ होगा वो हार्डली होगा 10-12 हज़ार पाउंड। तो वो एक वीज़ा 15-18 हज़ार पाउंड का बेचते हैं। और उनके पास 10 वीज़े 15 वीज़ा की ऑप्शन है, और वो 15 वीज़ा अगर बेचें तो वो दिल अर्न मोर देन 1 लाख पाउंड। ये होम ऑफिस के थ्रू होता है सारा कुछ? मतलब होम ऑफिस लाइसेंस देता है, वो प्रोसेस पूरा लीगल है, इस वजह से होम ऑफिस पकड़ नहीं सकता। ठीक है। लेकिन उसमें आपकी कंडीशन ये है कि अगर आपका कोई कजन भाई पाकिस्तान में है तो आप उसका आइल्स करवाएंगे या पीटीई कोई भी टेस्ट दिलवाएंगे। टेस्ट दिलवाने के बाद आप उस कंपनी से बात करेंगे, वो कंपनी उस बंदे की, क्योंकि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, उसके नाम पे स्पॉन्सर लेटर निकालेगा, और वो बंदा जहाज़ पे बैठ के इधर 3 साल के लिए 5 साल के लिए आ रहा। तो पीपल हैव स्टार्टेड saying goodbye to the student visas. People are more inclined to such visas
कि जिनमें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, बंदा पहले दिन आके लीगल हो जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो डमी कंपनी बनी है ये आपको जॉब नहीं दे रही, उल्टा आपसे टैक्स ले रही है कि आपको पे स्लिप्स में अपने पेरोल पे रखेगी, लेकिन इफ यू कांट, ऑल्दो यू कांट स्पीक द लैंग्वेज एंड यू डोंट नो द ड्यूटीज ऑफ अ केयर पर्सन, तो वो आपको काम नहीं दे रही। तो आप टेक्निकली फिर वही उसी वीजे पे आके भी कैश इन हैंड वाला काम कर रहे हैं किसी भी रेस्टोरेंट पे इलीगल, और 5 साल गुजारने के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो इनके वीज़ा, एक तो स्टूडेंट वीज़ा और डिग्री इनरोलमेंट की फीस 10 से 14-15 हज़ार पाउंड, हाँ, और उसके बाद जब आपने ट्रांजिशन करना है टियर 4 पे, तो केयर होम वीज़ा अगर आपको कोई दे रहा है स्पॉन्सर, तो वो भी 16,000 14,000 तो यार ये तो करोड़ रुपए की गेम है, एंड पीपल आर विलिंग टू पे बैक इन पाकिस्तान। 1 करोड़ पे अगर किसी के पास है, हाँ और वो स्टूडेंट लाइफ गुजार रहा है पाकिस्तान में, हाँ तो वो ये कर सकता है। हाँ। Is that a deal worth it? Is it a worth it deal? यार it again depends on you कि what kind of life you want. But if you want to enter UK, it is one of the routes. It is one of the routes, yeah. It is like there are मतलब 3-4 routes basically. The first route is कि if you want to visit country and you have a strong financial transactions history, तो you can apply, you can give proof of your funds और आप इधर आ सकते हैं। और उसके बाद दूसरा ये आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं। तीसरा ये है कि आप डायरेक्ट कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे रही है। ये ऐसे ही है कि जैसे अमेज़न पाकिस्तान से कोई बंदा हायर कर रहा है, ठीक है, उस कंपनी का नाम डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे रही है और उस पर आप इधर आ सकते हैं। और उसकी लिमिट ये है कि वो कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस हो सकता है। वो एक मोबाइल शॉप भी हो सकती है जिसके पास होम ऑफिस का लाइसेंस है। अच्छा, हाँ, तो वो कोई आर्ट गैलरी भी हो सकती है, वो कोई क्रॉकरी की दुकान भी हो सकती है, कोई $1 शॉप भी हो सकती है, क्योंकि दे विल गेट 1 वीज़ा। तो वो कहेंगे कि हमें एक पाकिस्तान से अकाउंटेंट चाहिए जिसने हमारी बुक्स कीप करनी है या हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखना है, तो वो वीज़ा उसके नाम पे निकलेगा और वो बंदा इधर से इधर आ जाएगा बगैर कोई खर्चा किए। और इसका आपके ILR पे और सिटीजनशिप के पासपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लीगल हैं 5 साल से। आप you're not doing any violation। हाँ, ठीक है, टेक्निकली यू आर बट यू आर नॉट। या मतलब वही कैश इन हैंड, अगर आप 60 घंटे काम कर रहे हैं और आप टैक्स इनकम में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप यू आर नॉट बीइंग सर्वेल्ड, यू आर नॉट अंडर द एनी काइंड ऑफ, कोई बंदा आपका पीछा नहीं कर रहा, कोई बंदा आपको देख नहीं रहा। इसीलिए कभी कभी जब किसी की शिकायत लगती है कि इस रेस्टोरेंट में 4 इलीगल बंदे काम कर रहे हैं, तो होम ऑफिस उस पर रेड मार रहा है, लेकिन वो फिर रेस्टोरेंट वाले कहेंगे कि ये अभी आए हैं, इनके 20 घंटे हम लीगली पूरे हो रहे हैं, इनका पहला दिन था। सही, चलो अच्छा है। So that's a good option, good information for people who want to come to UK or leave Pakistan through this route. So it's up to them. अच्छा, coming to the next question about you were studying theater, drama, arts, Manchester Metropolitan University, MMU। एक तो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। हाउ डिड यू गेट इनटू इट? आप आर्ट्स में रह के अपना इंटरनेशनल करियर एज अ थिएटर आर्टिस्ट क्यों बना रहे हैं? आपकी इसमें इंसेंटिव क्या था और आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? व्हाई डिडंट यू चूज एनी अदर जॉब? ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि थिएटर और ड्रामा की बेसिस पे बहुत सारे लोग आते हैं यूके। आई थिंक मेरे सर्कल में तो आप ही हैं। हाँ। इसका फ्यूचर क्या है ये भी बताइए। अच्छा, द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी टू डू द डिग्री, जब मैं कायदे आज़म में अपना मास्टर्स कर रहा था, तो वी विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वी काइंड ऑफ टुक ओवर द ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। फिर हम साथ वक्त गुजारना शुरू किया, हमें मज़ा आना शुरू हो गया। फिर हमने साथ लिखना भी शुरू कर दिया, साथ हमने परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया। तो वो जो 2-3 साल गुजरे, उस 2-3 साल में क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी प्राइमरीली ये है कि मैं आई स्टार्ट अ वर्क, आई लीव इट इन बिटवीन, आई स्टार्ट अनदर वर्क। तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टार्ट करके बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ के एंड पे कुछ भी नहीं होगा और मैं डिप्रेस पड़ा हूँगा। तो ये वो वाहिद काम था जो मैंने 3-4 साल मुसलसल किया। तो मुझे लगा कि ये किया जा सकता, क्योंकि उसमें मज़ा आ रहा है, इसकी समझ भी आती है,
इसमें चल क्या रहा है, मैं खुश भी रहता हूँ। तो दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन टू टेक दैट चॉइस। तो लेकिन हुआ ये कि जब ये मैंने करना शुरू किया तो मेरे जो डिपार्टमेंट के लोग थे स्टार्टेड बुलिंग मी के कंजराना काम शुरू कर देता है। सारे कंजर होंगे ना आर्टिस्ट लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान में और ये और वो। लेकिन प्राइमरीली उस चीज़ में होता ये था कि मुझे जो सबसे बड़ी कंट्रडिक्शन नज़र आती थी कि जब आप घर में बैठते हैं तो आप सारे टीवी लगा के वही ड्रामा देख रहे हैं, और वही ड्रामा जब कोई और थिएटर स्टेज पे करने की कोशिश कर रहा होता है, और अगर आपका बेटा कर रहा है तो वो अलाउड है, वो उसको कंजरपना अलाउड है। बेटी कर रही है तो वो उसको मतलब अगर ये देखें कि अगर बेटे को अलाउड नहीं है तो बेटी बेचारी के लिए कितनी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मतलब इट इज वेरी इट्स बियॉन्ड इवन एक्सप्रेसिंग के वो तो किस तरह तो मेल प्रिविलेज हासिल था, लेकिन उसके बावजूद भी मुश्किल था। हाँ, क्रूशल था काफी ज्यादा। तो फिर जब मुझे ये चॉइस मिली कि मैं बाहर जाऊं, और तो तब मैं अपनी डिग्री डिसाइड कर रहा था। तो डिग्री जब मैंने डिसाइड की तो मैंने कहा कि कोई भी, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं था, मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, मैं कोई एड एजेंसीज के साथ या कोई भी मेरी उस तरह का कोई कुछ भी नहीं था, मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। मेरे पास सिर्फ ये इतना एक्सपीरियंस था कि हम यूनिवर्सिटी में जाके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके लिखा, परफॉर्म किया, कुछ लोगों का पता था, थिएटर हिस्ट्री पढ़ी थी, किताबें पढ़ी थी, प्लेस पढ़े हुए थे। इसके अलावा जो कि आपके पोर्टफोलियो में नहीं आप लिख सकते कि मैंने 50 प्लेस पढ़े हैं या मुझे थिएटर हिस्ट्री का पता। उसका कोई फायदा नहीं है। उसका कोई फायदा, मतलब फायदा बेशक हो, लेकिन आप उनको इसकी बेसिस पे एडमिशन नहीं ऑन पेपर उसका कोई स्कोप इस तरह से नहीं बनता, स्कोप नहीं है। तो जब मुझे ये वाला सीन हुआ तो फिर मैंने जितने ही अपनी परफॉर्मेंसेस थी पुरानी, या जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था, जो मैंने लिखा था, वो मैंने पूरा 10-12 दिन लगा के ढूंढा अपनी ईमेल से, अपनी पुरानी टाइमलाइन से, उसको मैंने इकट्ठा किया, और वो इकट्ठा करके मैंने टेढ़ा मेढ़ा एक पोर्टफोलियो बनाया, और वो मैंने ड्रामा स्कूल में, MMU में, मैनचेस्टर स्कूल ऑफ थिएटर के नाम से जो है, इंस्टाग्राम पे अलग पेज है, यूनिवर्सिटी का अपना डिपार्टमेंट का भी अलग पेज है, तो उस पर आप ढूंढ सकते हैं। तो उधर मैंने अप्लाई किया, दे सेड कि दिल इंटरव्यू मी। जब मैं, फनी स्टोरी कि अप्लाइड थ्रू अ एजुकेशनल कंसल्टेंट, तो मैंने जब बताया कि मैंने ड्रामा और कंटेम्प्रेरी परफॉर्मेंस में मास्टर्स करना है, तो शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज कि इसकी क्या ज़रूरत है। अब वो उसके लिए वो शी स्टार्टेड काउंसलिंग मी। ये कहाँ थी ये बंदी? ये ब्लू एरिया में बेवरली सेंटर में एक ऑफिस है। ये कितने पाकिस्तान की बात कर? पाकिस्तान की बात कर। अच्छा, ठीक है। तो वो शी स्टार्टेड काउंसलिंग में कि ये ना करो, ये कर लो, क्योंकि उसने उसमें एडमिशन आज तक अप्लाई नहीं किया था उस प्रोग्राम में। वो यूनिवर्सिटी इनके पैनल पे थी, लेकिन उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था। तो व्हाट शी आस्क्ड मी, अपनी तरफ से वो करियर काउंसलिंग कर रही थी, लेकिन व्हिच शी इज नॉट ऑथराइज्ड टू डू। अच्छा, ठीक है, और ना उसकी कोई उससे रेलिवेंट स्किल है कि वो कर सकती है। तो तब हुआ ये कि ये प्रोग्राम मेरी नज़र से गुजरा। मैं एक दोस्त के घर बैठा हुआ था इस्लामाबाद में, हमने मिलके डिग्री ढूंढी, और फिर मैंने अपनी स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस लिखी कि आप व्हाई डिड यू वांट टू स्टडी दिस कोर्स, और व्हाई शुड वी गिव एडमिशन टू यू। तो जब वो मैंने भेजा तो उन्होंने कहा कि हम विल इंटरव्यू यू। तो फिर मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ। इंटरव्यू जब स्केड्यूल हुआ मेरा, तो ये जूम कॉल थी। जूम कॉल पे जो मेरी 2 ट्यूटर्स थीं, जिन्होंने अभी मुझे इधर पढ़ाया भी है, वो दोनों आर्टिस्ट थीं। उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया 40-45 मिनट के लिए। उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि व्हाट इज़ योर प्रैक्टिस, आपका आर्ट है क्या, आपकी आर्ट की समझ क्या है, आप उस आर्ट को कैसे परस्यू करना चाहते हैं, कौन से सवाल हैं जो अपने आप से आप पूछते हैं ड्यूरिंग योर क्रिएटिव प्रैक्टिस, कौन से सवाल हैं जो आप अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू एड्रेस करना चाहते हैं, आपकी ऑडियंस क्या है, आप किस तरह की ऑडियंस एस्पायर करना चाह रहे हैं। तो ये सारे बेसिक सवाल थे जो उन्होंने मेरे से पूछे, और उसके बाद दे ऑफर्ड मी अ प्लेस के यू कैन कम एंड स्टडी हेयर। तो फिर मुझे एडमिशन मिल गया, मैंने वीज़ा अप्लाई किया, 15 दिन में मेरा वीज़ा आ गया, और फिर मैं इधर। इस एप्लीकेशन पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन थी? नहीं, आप 50 साल के होके भी विद एक्सपीरियंस इन ड्रामा इन थिएटर कर सकते हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स लाहौर में, पाकिस्तान में, जो कि राइटर हैं, एक ने अमेरिका से फिल्म पढ़ी हुई है, बट दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ वीज़ा ऑन दिस बेसिस। इस पे मतलब एज, इस पे यूनिवर्सिटी की एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
अच्छा। कि आप यू कैन गो फॉर अ मास्टर्स और आपकी एज इतनी होनी चाहिए। द प्रॉब्लम कम्स हेयर इज कि जब होम ऑफिस में आप कह रहे होते हैं कि मेरी लास्ट डिग्री इस टाइम पे है और तब से लेके अब तक मैंने क्या किया है, आपने उसका प्रूफ देना होता। तो उस प्रूफ के लिए आप अपने प्रोजेक्ट्स बता सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, आपने वो गैप बेसिकली फिल करना है सीवी में। तो वो गैप फिल है तो नोबडी हैज़ द इशू टू ऑफर यू अ प्लेस। अच्छा। हाँ और इस सारे प्रोसेस की जो आपका टोटल खर्चा था वो कितना था? यार, खर्चा ऑलमोस्ट यूजुअली आप 180 पाउंड वीज़ा फ़ी होती है। हाँ, वीज़ा ठीक है, फीस हो गई। वीज़ा फ़ी हो गई, उसके बाद आपने इंश्योरेंस पे करनी होती है विच इज़ ऑलमोस्ट 1000 पाउंड, सो तकरीबन 1200 पाउंड 1200 पाउंड 1.5 साल की, दो वीज़ा और साल। इंश्योरेंस, ठीक है। हाँ, ये हो गया कोई 1300 पाउंड ये हो गया, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी की इनिशियल 3000 पाउंड डिपॉजिट होता। तो ये 5000 तो इधर हो गया, 5000 इधर हो पाउंड गया, ठीक है। पाकिस्तानी को 20 लाख। हाँ, 5000 पाउंड इधर हो गया, और दूसरा फिर उसने बाद आपने टिकट करानी है। टिकट के बाद आपने, हाँ बस ये 20-22 लाख, 20-22 लाख हो 20-22 लाख हो गया इनिशियली। फिर उसके बाद आपने इधर आके डिग्री की 4000 और देनी है, अगर आपकी 14000 फी है। सस्ते से सस्ती यूनिवर्सिटी आपको 10 से 12,000 पाउंड की मिलेगी। ठीक है। 10,000 से कम कोई यानी यूनिवर्सिटी। कि वो 22,000 पाउंड के बाद यूनिवर्सिटी की फीस मिला के 4,000, तो यानी कि 25-26 हजार पाउंड टू स्टार्ट योर जर्नी 26,000 नहीं, मतलब ऑलमोस्ट इफ यू आर सिलेक्टेड। हाँ 16,000 16-17,000 उस सारे मतलब 20 के अंडर हाँ 20 के अंदर, जो कि पाकिस्तानी 40 से 50 लाख बनते हैं हाँ इतना आपका डिग्री कंप्लीट होने तक खर्चा हो जाएगा एक बंदे का। एक बंदे का। और इसमें आपने आपके अपने खर्चे जो इधर हैं वो डिफरेंट हैं। अच्छा, वो अलग है। वो अलग हैं, आपने अपनी अकोमोडेशन तो जरा उसको इंक्लूड करें ना, तो वो आपको लगता है कि एक बंदे को सरवाइव करने के लिए एक साल में यहाँ पे 20 लाख एक्स्ट्रा लेके आना चाहिए या 10 लाख काफी है पाकिस्तानी या आजकल की इकोनॉमी में? आजकल की इकोनॉमी में यूजुअली आप मतलब मिनिमम भी आपका ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार पाउंड साल का लगेगा। यानी कि बात 50-60 तक चली गई 60 तक चली गई है। पाकिस्तानी करोड़ रुपया। हाँ मिनिमम। ये आसान तो नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन यूजुअली जब आप एक दफा एंटर हो जाएं यहाँ पे काम करके सरवाइव कर सकते हैं। कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ना नहीं है तो। अगर आप वाकई पढ़ने नहीं आए तो। हाँ, अगर आप पढ़ने आए हैं तो यू कांट फाइंड अ बैलेंस इन बिटवीन। यूजुअली होता ये है, इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे 3 से 4 स्कॉलरशिप्स हैं। स्कॉलरशिप्स में एक ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे एक स्कॉलरशिप है, ग्रेट स्कॉलरशिप। वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में 1 से 2 मास्टर्स होते हैं जो 3 से 4 मुल्कों के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होते हैं, उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो वो आपका 10,000 पाउंड्स तक ट्यूशन फी पे करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो ग्रेट स्कॉलरशिप अगर कोई भी देख रहा है तो वो दे कैन सर्च इट ऑनलाइन। GRATE। GREAT। अच्छा, ग्रेट। ग्रेट। मैंने वो ग्रेट और नहीं वो ग्रेटर वाला नहीं, कद्दूकश गाजरों वाला। थोम कटने वाला ग्रेटर नहीं। हाँ, मुझे लग रहा है ग्रेट कोई कुलिनरी टर्म थी। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन वाला ग्रेट ब्रिटेन वाला नॉट सो ग्रेट ब्रिटेन वाला ब्रिटेन। अच्छा, तो वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं आप। उसके बाद एक शिवनिंग स्कॉलरशिप है, उसके अलावा रेसमस स्कॉलरशिप है। फिर उसके बाद आगा खान यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल स्टडीज़ है लंदन में। वो मास्टर्स कराते हैं MA इन मुस्लिम कल्चर्स में। अगर कोई हिस्ट्री या कल्चर में इंटरेस्टेड है तो दे ऑफर फुली फंडेड मास्टर्स डिग्री एज वेल। ये सारी डिटेल किस वेबसाइट पे मिलती है जो आप बता रहे हैं? आगा खान की तो अपनी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, आगा खान यूनिवर्सिटी लिखे, इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल स्टडीज इनका है लाहौर और लंदन में, किंग्स क्रॉस पे। तो उधर से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे ग्रेट स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। बाकी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, HEC के थ्रू मिलता है आपको, उसकी भी आप अगर सीधा गूगल करेंगे HEC कॉमनवेल्थ तो वो भी आ जाएगा। तो ये चंद स्कॉलरशिप भी हैं जिनको आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूटिलाइज कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी गुड इनफ, यू हैव टू हैव अ गुड पोर्टफोलियो। हाँ यू हैव टू, मतलब ये काफ़ी कंपेटिटिव है, और कुछ कंपेटिटिव नहीं भी हैं तो उनकी फीस ज़्यादा होगी। मतलब परसेवेरेंस आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप इतना सब्र कर सकें कि आप अप्लाई करें, फिर आप वेट करें, और फिर आप वीज़ा लगने का इंतज़ार करें, और फिर आप आ जाए। सही, गुड, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर जर्नी। सेकंड लास्ट सवाल, अब इसके बाद आपने करनी है PhD।
आप इनरोल कर रहे हैं पीएचडी में, और क्या ये पीएचडी आप उसी एक्सटेंशन में कर रहे हैं अपनी बैचलर डिग्री के अंदर? हाँ, मेरा प्राइमरीली इधर रहने का प्लान ये था कि यूजुअली क्योंकि मेरा जो थिएटर का या पुराना एक्सपीरियंस है वो एलिजिबल नहीं था इधर के वो एज इट इज़ इधर ट्रांसलेट हो जाए और उसकी बेसिस पे मुझे जॉब मिल जाए। तो व्हाट आई डिड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिस स्पेस में अभी हम बैठे हैं इस स्पेस के साथ मैं काम कर रहा हूँ, इनके साथ मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए, फिर मैं एक आर्टिस्ट रेजिडेंसी इधर की जिसमें मैंने लोकल कम्युनिटी के साथ काम किया, फिर मैंने कुछ थिएटर प्लेस लिखे जो इधर परफॉर्म हुए हैं। तो ये सारा क्योंकि फुल टाइम जॉब नहीं थी, ये फ्रीलांस गिग्स थी या टाइम टू टाइम ये आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए मुझे मतलब आई गॉट गुड अमाउंट ऑफ मनी बट इट वाज नॉट अ कंसिस्टेंट मनी। ठीक है, तो मतलब आपको क्रिएटिव काम के बहुत अच्छे पैसे कम टाइम के लिए मिलेंगे लेकिन वो पैसे बार बार नहीं मिलते, आपको आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें ब्रेक्स आना शुरू हो जाती हैं। तो जब वो ब्रेक आई तो ये काफ़ी, क्योंकि मैं मतलब आई एम द एल्डेस्ट वन, तो मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मैंने साथ अपनी जो करियर एस्पिरेशंस हैं उनको भी पूरा करना है, तो उसको पूरा करने का एक जो तरीका मुझे फिजिबल नज़र आया वो पीएचडी। तो पीएचडी इन अ सेंस के पीएचडी में यूजुअली ये है कि आप बड़ा सिंपल तरीक़ाकार है कि आपने कोई भी पहले फील्ड डिसाइड करनी है कि मैंने इस फील्ड में काम करना है या इस फील्ड में मैंने अपना प्रपोज़ल बनाना है। उस फील्ड के बाद आप उस पर एक रिसर्च प्रपोज़ल लिखेंगे कि ये सवाल है जिस पे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, और वो सवाल आप ऐसा कोई बंदा ढूंढेंगे प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में जो उस सवाल पे काम करना पसंद कर रहा हो या वो भी उसी सवाल पे आपने अपना सवाल सोच लिया या सोचना? हाँ, मैंने वो अपना प्रपोजल कंप्लीट कर लिया, तो अभी मैं बस एप्लीकेशंस भेज रहा हूँ आगे पीछे। शेयर करना चाहेंगे वो सवाल क्या है, किस एस्पेक्ट? बेसिकली मैं संगत के नाम से एक थिएटर ग्रुप है लाहौर बेस्ड, तो उनके जो जर्नी है और क्या वो परफॉर्म करते हैं, क्या उनके सवाल हैं, वो एक मेन न्यू लिबरल दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं उसके कैसे मुख्तलिफ हैं उनकी परफॉर्मेंसेस, और जो मेन परसिनियम किसी भी थिएटर में जाके आप कोई भी परफॉर्मेंस देखते हैं उससे वो कैसे मुख्तलिफ सोचते हैं, और जो एक मेन स्ट्रीम आइडिया परफॉर्मेंस का उसको वो कैसे चैलेंज कर रहे हैं। वो जो चैलेंज कर रहे हैं वो वाकई में चैलेंज है या वो सिर्फ नाम का चैलेंज है, या उसमें कंट्राडिक्शंस क्या हैं, उनकी सियासत क्या है, वो किन सवालों पे बात करते हैं, किन सवालों पे सोचते हैं। आप एक थिएटर ग्रुप के डायनामिक्स के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। हाँ, तो वो बेसिकली ड्रामा या परफॉर्मेंस में आप किसी भी, उसका तरीक़ाकार ये होता है आप उनके साथ जाके वक्त गुजारते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस को समझने की कोशिश करते हैं कि किन सवालों पे उनकी ऑडियंस के, वही सवाल जो मेरे एडमिशन से पहले मेरे से पूछे गए थे वही सवाल मैं उनकी नज़र में सोचूंगा, उनसे पूछूंगा, उनके साथ गुजारूंगा, फिर उनके साथ मिल के मैं एक चीज़ क्रिएट करूंगा जो मेरी एज अ पार्ट ऑफ पीएचडी कोई भी एक परफॉर्मेंस पीस होगा, और वो फिर मेरे पीएचडी थीसिस के सबमिशन के साथ परफॉर्म भी किया जाएगा। तो ये आप सेलेक्ट करते हैं कि ये मेरा थिएटर ऑफ इंटरेस्ट है, ये ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट है? हाँ, और आप अपना इंटरेस्ट पहले सोचते हैं, उस इंटरेस्ट से फिर आप इंटरेस्ट को अलाइन करने के लिए ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो आपके सवाल पे काम करने में इंटरेस्टेड हो। अच्छा। तो मैं आई बेसिकली इन दिस टाइम मैं वो ऐसा बंदा ही ढूंढ रहा हूँ, जैसे कि किंग्स कॉलेज में कुछ लोग हैं या क्वीन मैरी में कुछ लोग हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सिटर है जो साउथ एशियन थिएटर पे परफॉर्मेंस हिस्ट्री पे सोच रहे हैं, तो मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल डायरेक्ट इससे शुरू नहीं होगा, उसकी पूरी एक हिस्ट्री है कि अंग्रेज़ जैसे सब कॉन्टिनेंट में आया तो उधर के जो परफॉर्मेंस के ट्रेडिशंस थे, मतलब मिरासी जड़े पूरे आन उन पूरी म्यूजिक हिस्ट्री भी याद है, उन गौण भी याद है। हाँ, घरानों के अलावा भी मतलब जो लोकल मिरासी है उन रिश्तियां तक होने का काम रह गया, लेकिन वो उससे पहले बट ही हैज अ लेगेसी, तो वो एक पूरा रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन वो सीना बसीना एक चीज चली आ रही थी जो उधर अपने कल्चर के से पूरे अवेयर थे। तो जब और परफॉर्मेंस या कोई भी जो ट्रेडिशन था वो रोज़मर्रा की लिविंग से मुख्तलिफ करके नहीं देखा जाता था कि ए ड्रामा करते हैं, ए कट्ठे बने वो गल करते हैं, सारे बह के सुनते हैं, तो सारा कुछ रल मिल के बह के चल रहा है। बट जब व्हेन अंग्रेज केम टू द सब कॉन्टिनेंट व्हाट हैपेंड इज दे ब्रॉट शेक्सपियर टू द कॉलोनीज। अच्छा। जब शेक्सपियर कॉलोनीज में आया तो शेक्सपियर सिर्फ शेक्सपियर नहीं आया, वो एक पूरा बिजनेस मॉडल आया कि थिएटर प्ले जो है उन्होंने
जैसे लाहौर में आपको अलहमरा मिलेगा, अलहमरा अंग्रेज़ के टाइम पे बना, जितनी आर्ट्स काउंसिल बनी अंग्रेज़ के टाइम पे बनी, तो वो सारे कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस हैं। और उन कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस में हुआ क्या कि प्रोसिनियम थिएटर बना, थिएटर में जिसमें एक अच्छे पॉश किस्म के सोफ़े लगाए गए, सोफ़ों पे बैठ के लोग परफॉर्म कर रहे हैं और आप बैठ के देख रहे हैं, ठीक है। और वो फिर ये था कि जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है ही इज़ मोर ह्यूमन, वो एक स्टार है, वो एक सेलिब्रिटी है, जो नीचे बैठे हुए हैं वो आम कॉमन लोग हैं। तो वो जो उन दोनों के दरमियान फ़र्क क्रिएट किया गया वो पहले नहीं था अंग्रेज़ के आने से पहले, अंग्रेज़ के आने के साथ वो फ़र्क आया, और वो फ़र्क अभी भी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में मैनिफेस्ट हो रहा है। अब संगत जो काम कर रही है वो इंटायरली डिफरेंट, वो लोगों के साथ पिंडां जाके थावां जाके रल मिल के गल करते पैन, उन्हों दी जुबान चो गल बिकम अ फिनोमेना। हाँ, फिनोमिनन से मुराद मतलब वो उस अंडरस्टैंडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना वे, ठीक है, कि जो इक्वालिटी इन आर्ट एंड हाँ, और उसमें वो कोई सारे प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, वो वॉलंटियर्स हैं जिनको कुछ पैसा नहीं मिलता, वो काम कर रहे हैं उनके साथ। तो ये चंद सवाल हैं जो मैं सोच रहा हूँ। आपने एक रफ सा आइडिया देना होता है, आपने कोई पूरा वो नहीं देना होता कि मैं किसी भी आर्टिस्ट के ऊपर पीएचडी कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप नुसरत के काम पे आप पूरी पीएचडी कर सकते हैं, नुसरत फतेह अली खान पे आप पीएचडी कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो आप किसी को जानते हैं जिसने किया हो, या किसी नुसरत पे काफ़ी लोगों ने काम किया, कवाली पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, अमीर खुसरो पे काफ़ी लोगों ने काम किया है। अच्छा, हाँ, तो वो तो मतलब यूके में बैठ के आपको उस हेरिटेज का सारा वो मिल जाता है, जितनी भी बुक्स और लाइब्रेरी किताबां सारियां चोरी करके ना इत्थे रखियां ते पे ही सारा कुछ इत्थे। टेक्निकली तुसें पाकिस्तान ते पीएचडी करनी है तो तुसें ब्रिटिश म्यूजियम च बैठ के किंग्स कॉलेज लंदन जितने आर्काइव हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं लंदन में पढ़े हुए हैं, सारे ब्रिटिश लाइब्रेरी में पढ़े हुए हैं। तो ये लोग वहां से सो जितने एचईसी के स्टूडेंट्स आते हैं हिस्ट्री के, वो सारे अगर उन्होंने पाकिस्तान पे पीएचडी करनी है तो वो इधर लाहौर आते हैं। अच्छा, ओ सॉरी, लंदन आते हैं। लंदन मतलब वो पाकिस्तान से आला तालीम हासिल करने यहाँ पे आए हैं, लेकिन आज यहाँ पहुंच के पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो लेजेंड है उन पे आप पीएचडी कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तानी लेजेंड्स पे नहीं, आपने पाकिस्तानी हिस्ट्री पे, मुस्लिम लीग पे काम करना है, तारीख में किसी पे काम करना है, तो सारे जितने आर्काइव्स हैं वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में पड़े हैं। अच्छा, तो वो टेक्निकली दैट्स वाई कि अगर आपने साउथ एशिया पे भी काम करना है तो साउथ एशिया पे भी काम करने के लिए आपको लंदन आना पड़ेगा। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे बड़ा चुत्यापा है वो यही है ना कि आप जिस रियासत पे, जिस माशरे पे आप रह रहे हैं, जिस पे आपने काम करना है, उसको वैलिडेट करने के लिए आपको इधर के डॉक्यूमेंट्स को साइट करना पड़ेगा। अच्छा। जो अंग्रेज के टाइम पे लिखे गए हैं और अंग्रेजों ने ही लिखे हैं। तो वो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव आवर ओन हिस्ट्री बेसिकली। ये ही सारा वो फंडा है जिस पे इवन वी टू एक्सेस आवर ओन हिस्ट्री वी हैव टू we have to spend 1 crore पाकिस्तानी रुपीस, या विजिट पे भी आने के लिए अगर आप, तो वो बदयारे गैर में आप अपनों के बारे में ज्यादा मैटर डाटा इकट्ठा करके अपना एकेडमिक पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। हाँ, अभी रिसेंटली काफी स्कॉलर्स हैं, मतलब जो अंग्रेज दौर पे अगर किसी ने काम करना है, कि पाकिस्तान बनने पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर किसी ने लिखने हैं कि पाकिस्तान कैसे बना, सपोज, जो कि एक लीनियर नैरेटिव है कि मुस्लिम लीग बैठी, फिर उन्हें गल की थी, फिर इनकलाब आया, फिर कायद-ए-आज़म झंडा लहराया, इलामा इकबाल ख्वाब देखा, पाकिस्तान बन गया, जो कि हमें पढ़ाया था कि मतलब बड़ी एक बायस सी, मतलब ग्लोरीफाइड सी, इस्लामिकली ग्लोरीफाइड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जो एक मतलब ऑफिशियल करिकुलम। हाँ, हर जितने भी मुल्क हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, कोई भी आपको ऑफिशियल नैरेटिव से हट के नहीं पढ़ाएगा। ब्रिटिश, मैं अब इधर पढ़ाना शुरू किया जब मैंने 2 महीने पहले, जब मैं स्कूल्स में बच्चों के साथ बात करता हूँ जाके, तो दे आर नॉट बीइंग टॉट व्हाट ब्रिटिश डिड ओवर पास्ट 2 सेंचुरी। वो ब्रिटिश की ब्रूटैलिटी, ब्रिटेन सोसाइटी की या ब्रिटेन स्टेट की ब्रूटैलिटी बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। तो द मोमेंट दे ग्रेजुएट फ्रॉम द स्कूल, दे गो टू यूनिवर्सिटीज, दे स्टार्ट रीडिंग अबाउट देयर coloniality एंड द ब्रूटैलिटी विच दे लिटरली स्प्रेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो वो बिल्कुल एलियन है। किसी भी रियासत में, किसी भी मुल्क में अपनी जो जुल्म की कहानी है वो नहीं बताई जाती। इंडिया अपने जुल्म के बारे में नहीं बता रहा, पाकिस्तान ने जो इंडियंस पे जुल्म किया वो उसके बारे में नहीं बता रहा। पाकिस्तान का डिस्कोर्स जो पाकिस्तान सारियां जंगा जीते है, इंडिया का डिस्कोर्स जो इंडिया सारियां जंगा जीते है, हम जीते हैं, हम कहते हैं हम जीते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश कहते हैं हमसे बेहतर कोई नहीं, हमसे बेहतर कोई नहीं। तो टेक्निकली कोई भी अपनी
everything is glorified in official discourse ना. Is it necessary? I mean, it's inevitable के ऐसे चलती है ममालिक. हाँ, तो it is the modern state जो रियासत जिसमें हम मजबूरी है मुझे लगता है मॉडर्न स्टेट की, है ना? वो legit अपने आप को legitimate बनाने के लिए उनको दिखाना पड़ेगा कि हम अच्छे हैं. पाकिस्तान की जो अनबायस्ड हिस्ट्री है, हाँ, न्यूट्रल हिस्ट्री, वो आपको पाकिस्तान के अंदर किताबों में मिलती है या आपको यूके आना पड़ता है, बाहर के मुल्कों में जाना पड़ता है जहाँ पे न्यूट्रल राइटर्स ने लिखी है हिस्ट्री? नहीं वो you can access that books even in Pakistan. इवन पाकिस्तान ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन भी और बाकी हर लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं. मतलब काफ़ी गोरे स्कॉलर्स हैं यहाँ, पाकिस्तानी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जो पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं पढ़ाते, वो आपको मुख्तलिफ वर्जन, मुबारक अली बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मतलब हज़ारों दर्जनों स्कॉलर्स हैं जिन्होंने काम किया है. लेकिन बिलीव करने वाले पे डिपेंड करता है कि बिलीव करता है कि नहीं करता. हाँ हाँ, मतलब अगर आपने वो तुसी पैदा ही माँ दे पेट चो इंजॉय कि मैं गल ही नहीं अगले किसी दी मननी ते फिर ते तुसी मतलब फिर नहीं मननी, फिर ते नहीं तुसी काला चिट्टे नहीं हो, फिर बिगड़ बन जाएंगे. हाँ, तो वो है, तो वो तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर वो जो पॉसिबिलिटी है या जो एक एक्सेप्टेंस है कि मैंने अपने आप को चेंज करना है या मैं नई बात के लिए कायल हो सकता हूँ, तो वो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से. राइट, लेट्स कंक्लूड दिस विद द लास्ट क्वेश्चन. आपने शुरू में बताया था कि आपके यहाँ पे कुछ खानदान वाले थे यूके में, आपको सपोर्ट महसूस हुई, आपने कहा यार मैं मैनचेस्टर में जाता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ खानदान वाले हैं. नानो है आपकी यहाँ पे, हाँ, खाला हैं और मेरी कुछ खाला और भी रहती उसकी है, मेरे फैमिली. फूफो. जिन लोगों के नहीं है, वैसे तो हर घर में पाकिस्तान के अंदर बड़े पायन कहीं ना कहीं होते हैं, बाहर के मुल्क के अंदर या कोई ना कोई ताया ताई पुप्पा पुप्पी. जिन लोगों के नहीं है वो क्या करें, और क्या ये एक अच्छा डिसीजन है कि आप अगर वहां से अपनी फैमिली से भागना चाह रहे हैं तो यहाँ पर दोबारा अपनी ही फैमिली के इर्द गिर्द एक टॉक्सिक वाला एक पर्सपेक्टिव भी है कि आप देसी टॉक्सिसिटी से दूर जाना चाह रहे हो? यार वो किसी एक कॉमेडियन ने बहुत अच्छा सम अप किया था. वो उसने कहा कि जब गोरे पैदा होते हैं तो उन्होंने माँ प्यो आदन तू मूव आउट कदन करना, जमदियां सारो पूछते हैं तू बाहर कदन निकलना, घर कदन छड़ना. ते जिस टाइम देसी जमदे नो आदन मरने वाले होंदे नो आदन मेरी लाश तो लाग के तू जाना, ते तू घर तो निकल ही ना सकता. हाँ, सही बात है. तो वो इन दो बाइनरीज में हम रह रहे हैं कि वाइट दे मूव आउट टू अर्ली एंड वी मूव आउट टू लेट. तो वो उन्हें लगता है कि ये ख़राब हो जाएंगे बच्चे, घरों बाहर जाना है ना कलियां रहना है. तो मुझे तो मैं इस आइडिया से वैसे ही, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी मेरी हॉस्टल्स में बोर्डिंग स्कूल्स में गुजरी है, तो मेरी घर वालों से बॉन्डिंग बहुत लेट आके डेवलप हुई कि मैंने कोविड के टाइम पे मुझे लगा इसमें मेरा फॉल्ट इस वजह से नहीं क्योंकि मैंने टाइम गुजारा नहीं, तो मेरी कोई उस तरह का कनेक्शन नहीं डेवलप हो पाया. लेकिन जब वो कनेक्शन डेवलप हुआ है तो तब अब आई फील लाइक आई हैव अ होम, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आई हैव टू डू सम स्टफ. लेकिन जब मैं इधर आया तो इधर आने का द होल आइडिया वाज कि मैं अकेला रहूं, इंडिपेंडेंट रहूं. इंडिपेंडेंट रहने के साथ मेरा जो कुछ ख्वाब हैं, जो मेरा करियर है उसके लिए मैंने कुछ करना है वो मैं करूं. तो जब मैं आया तो वो मैं इधर फैमिली के साथ ही रह रहा था, तो वो मुझे ऊपर से मैं लॉन्ग साइड में रह रहा था, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पता लगा कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ या मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ. अच्छा. और हर दूसरी गली में दूसरा बंदा जानने वाला था, रांझा साहब, गोंदल साहब, चीमा साहब की हाल है. अच्छा. वही चल रहा था सारा कुछ. तो वो पूरा जो मेरा उधर का एक्सपीरियंस था वो रिक्रिएट हो रहा था इधर भी. तो इट हेल्प्ड यू? Because I kind of resisted this idea back home, so I was really reluctant to be part of it again. कि वो that might have helped me financially अगर मैं अपने ख़ानदान के साथ रहता या एक ख़ास सर्कल में रहता, लेकिन वो मुझे मेरी ग्रोथ ना होती, मैं एक बिल्कुल ही वो जैसा मैं 2 साल पहले था वैसे ही मैं रहता. व्हाट आई डिड इज़ कि मैं 2 हफ्ते बाद मैंने एक इंडिपेंडेंट अकोमोडेशन रेंट पे ली, उस पर मैं रहना शुरू हो गया. तो वो इनिशियल बहुत मुश्किलात हुई कि जे घर जे अपना है तो तू इत्थे रहो, तू इत्थे क्यों ना रहिंदा, कलियां रह के तू की कर लेना. तो वो जो इनसिक्योरिटी वाला रिलेशनशिप है ना कि कलियां रह के की करना है, मतलब क्या ही करता होगा, वो जो मतलब बहुत ज़्यादा सस्पेंस है किसी की ज़िंदगी में जो मैं इंटरेस्ट लेता हूँ कि अहमद जांदा पे आते अहमद की करता होना कल. ये प्राइवेसी ब्रीच तो होती है. हाँ, तो वो जो प्राइवेसी ब्रीच करने का जो बर्थ राइट है वो ब्राउन तो वो उसको थोड़ा सा अपने हाथ से वो डोर ढीली करनी पड़ेगी कि कुछ नहीं होता. वो धक्के खाएगा, गिरेगा, उठेगा, लेकिन खुद उठेगा. जब खुद उठेगा तो खुद उठने अगली बार वो
गिरेगा भी नहीं और उसे पता भी होगा कि खुद गिरूं को तो feel हो उठना। जाएगा। हाँ, तो वो खुद सेल्फ सस्टेनेबल होने के लिए आपको मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंटली अकेले रहना बहुत हेल्प आउट करता है। दूसरा एक और बहुत बड़ा मुझे जो फनी चीज़ सबसे लगी कि इधर के जितने लोग हैं, मतलब जो डायस्पोरा के ब्रिटिश पाकिस्तानी लोग हैं, वो इधर के सवालों के साथ इंगेज ही नहीं हो रहे। लॉन्ग साइड किसी बंदे सुसाइड कीती है या लॉन्ग साइड किसी बंदे दा मसला है, उन्होंने इंटरेस्ट ही कोनी। उन्होंने इंटरेस्ट है पिछे फूफी मेरी की करदी पई है, चाचा मेरा की करदा पिया, इमरान खान को फांसी हो गई है। उन्होंने अच्छा, इधर के सवालों के साथ वो इंगेज ही नहीं हो रहे, इस कम्युनिटी के साथ इनका ताल्लुक ही मतलब वो नहीं। यहाँ पे भी रह के पाकिस्तान में रह रहे हैं। एग्जैक्टली, दे आर नॉट विलिंग टू अकोमोडेट। आई मीन मेरे ख्याल से वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, वो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो जुड़े वहीं पे हुए हैं, क्योंकि वो पैसे वापस भेजते हैं पाकिस्तान, वो सपोर्ट जिम्मेदारी वहां के लिए हुई है। वो और इधर भी जो घरों में आप न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, यूट्यूब पे जियो चल रहा, एयरवाई चल रहा है। हाँ, मैं उस दिन खाना खाने गया उधर, न्यूज एयरवाई चल रहा है, एयरवाई जियो चल न्यूज़ रहा है। तो वो टेक्निकली प्रॉब्लम ये है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उधर के सवाल इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको वो सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स लोकम पे जा रहे हैं, तो लोकम पे जो कि उनकी चॉइस है, अगेन कंट्रोवर्शियल बात है कि अगर एक स्ट्राइक डॉक्टर, सारे स्ट्राइक पे हैं, तो जो एक देसी डॉक्टर होगा वो कहेगा मैं 100 पाउंड रेट घंटे तक लगता पे तो मैं कर लेना। जो 200 डॉक्टर स्ट्राइक पे है किसी गलत चीज की वजह से, आप उस प्रिंसिपल स्टांस से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन तुसी वो 100 पाउंड घंटे का लेना है कि वो मेरी सेविंग हो जाए या मैं पीछे गल दूं। आप उस पॉलिटिकल स्टांस के साथ इंगेज नहीं हो रहे जो एनएचएस में जो बर्बैरिटी और जुल्म हो रहा है। मतलब ये मेरी ओपिनियन है, रेलिवेंट होती या नहीं होती, इट्स ओपन टू डिबेट। लेकिन मेरे काफ़ी इधर से दोस्त हैं जो जिनका अपनी यूनियन के साथ, डॉक्टर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो जाते हैं, अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वापस आ जाते हैं। उनमें और एक टैक्सी चलाने वाले में कोई फ़र्क नहीं। वो भी अपना काम करता है, वो उस सवारी चुकी है, उस फोन पीछे लाए है। इमरान खान वाली बात ही ठीक है, यानी कि एक इंसान को सियासी होना चाहिए, गैर सियासी तो जानवर भी होते हैं। पॉलिटिकल होना, क्योंकि फिर तो वो ठीक कहता है। पॉलिटिकल आप एपॉलिटिकल हो ही नहीं सकते ना। पॉलिटिकल होना इस वजह से जरूरत है क्योंकि अगर आप जो ये बात कर रहे हैं ये भी पॉलिटिकल है एक खास तरीके से। और दूसरा, अगर आप कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, आप उस स्टांस को चैलेंज करके पॉलिटिकल हो रहे हैं। एपॉलिटिकल तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हाँ हाँ, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लोग बैठे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, आप उस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो पॉलिसी आप पे लागू हो रही है, तो पॉलिटिक्स किसी ना किसी तरीके से आपको इफेक्ट कर रही है, आपको आपका स्टांस बना रही है, आपकी ओपिनियन बना रही है, आपको चैलेंज होने के काबिल कर रही है। 10,000 आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी तनख्वाह कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, आपका टैक्स ऊपर नीचे हो रहा है, आप कहीं भी कि इधर सियासत और मज़हब पे गुफ्तगू नहीं है, लेकिन वो आपको इफेक्ट कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, और आपकी ओपिनियन भी ऊपर नीचे हो रही है। तो वो पॉलिटिकल सवालों के साथ भी इंगेज नहीं हो रहे। इधर का मतलब प्राइमरीली ये बात थी कि जो ऋषि सुनक उनके साथ कर रहा है, जैसे नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स बिल अभी आया कि कोई भी जो नॉन वाइट बैकग्राउंड का बंदा है उसकी सिटीजनशिप ली जा सकती है और उसको वापस भेजा जा सकता। अच्छा, तो पासपोर्ट लेने से आप सिक्योर नहीं होंगे? सिक्योर नहीं है, आपकी सिटीजनशिप फिर भी रिवोक की जा सकती है। वो आपसे पूछेंगे, अच्छा तू ब्राउन लगता है, तू कित्थों दा? एक सेकंड, लेट मी रिफ्रेज दिस। अगर मैं 5 साल मेहनत करके यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन बनता हूँ, 6 साल में मुझे पासपोर्ट मिलेगा ब्रिटिश, और मुझे लग रहा है कि जैसे मैं सिक्योर हो जाऊंगा, नहीं, तो ये रूल अब नहीं है? नहीं, ये रूल अभी नहीं है अभी, क्योंकि 2 साल पहले जो क्या खतरे हो सकते हैं मुझे? नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स बिल। अच्छा, ये बिल है? ये बिल है, नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स बिल की मेन फ्रेज ये है कि किसी भी शख्स को जो शक शुबे की बिना पे कि इसने ये किया होगा, इससे सिटीजनशिप ली जा सकती है। सिटीजनशिप इस वजह से ली जा सकती है, वो हमारे लिए खतरा क्यों ज्यादा है, मतलब आप जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए जो वाइट नहीं है, क्योंकि उनके लिए एज्यूम किया जाता है कि ये कहीं और से हैं। बेशक उनका दादा भी इधर हो तो वो पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम में, तो द मोमेंट यू विल से आई एम ब्रिटन, तो वो कहेंगे तुम्हारा बाप कहाँ से था, आप कहेंगे ब्रिटन। आप कहेंगे आपका दादा किधर से था, वो पूछेगा, आप कहेंगे ब्रिटेन, वो कहेगा उसका बाप किधर से था। जब तक आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नैरोबी, कीनिया नहीं बोलेंगे, अच्छा, वो पूछते जाएंगे।
और वो कहेंगे अच्छा, ये जब इमिग्रेशन के सवालों में एग्जैक्टली अच्छा। तो उस पे आपकी सिटीजनशिप रिवोक हो सकती है और वो चैलेंज भी नहीं की जा सकती कोर्ट में। अगर आपके पुरखों में से कोई बंदा नॉन ब्रिटिश निकल आया, नॉन ब्रिटिश निकल आया, अगर आप रियासत समझती है कि आपने कोई क्राइम किया, अगर आप वारदातिया लगते हैं शक्ल से, लगते हैं हुलिये से, हुल्दे से, बस अगर आप हाँ मतलब तू सही नहीं लगता पे, 2 नंबर है, या ये रियासत वास्ते खतरा हो सकता है। अच्छा, बस सस्पिशन की बिना पे। सस्पिशन की बेस, मतलब पूरी सिक्योरिटी की लॉजिक ये है ना। हाँ, मतलब कोई भी सिक्योरिटी, जैसे यूएस ने किया 9/11 के बाद, यूएस ने 9/11 के बाद यही सिक्योरिटी लॉजिक थी कि दाढ़ी ये तो अलकायदा दा होना। तो वो पूरी जो हुलिये की सस्पिशन है, या हॉलीवुड में हर दूसरा बंदा जैसे मुसलमानों को स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किया जाता कि दाढ़ी रखी है, जनाब बोल रहे हैं, हथेली बंदूक फदी है, तो टेररिस्ट। यहाँ पे वो पौना पहना हुआ है, हाँ, रोटियों वाला पौना पहना क्या हुआ कहते हैं है, उसको, साफा साफा अच्छा। साफा पाया। तो वो एक ही कैरेक्टर है जेड़ा रिप्रोड्यूस होता है हॉलीवुड चो टाइम एंड अगेन ऐसे ही और वो इमेज इतना हमारे दिमाग में मजबूत हो गया कि हम खुद उसको टेररिस्ट समझते हैं जब हम देखते हैं। हाँ लेकिन वो कैरेक्टर हमारी लाइफ में, हमारे गांव में नॉर्मल फिर रहे हैं। हम पाकिस्तान में मूवी बनाएंगे ना, तो हम एक दहशतगर्द को वैसे ही दिखाएंगे जैसा हॉलीवुड दिखा रहा है, जैसा हॉलीवुड दिखा रहा है, बॉलीवुड दिखा रहा है वैसे। हाँ वैसे, यू राइट। हाँ, तो वो जो स्क्रीन पे रिप्रेजेंटेशन है ना, वो स्टीरियोटाइप को रियलिटी में बदल दिया उन्होंने, दिखा के। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ने कह दिया है कि आप सस्पेशन की बिना पे, नहीं मतलब ये टोरी गवर्नमेंट ने 2018 में बोरिस जॉनसन ने के टाइम पे जो प्रीति पटेल का बिल था, ठीक है, होम ऑफिस का नेशनैलिटी एंड बॉर्डर्स बिल, तो इसकी बेसिस पे एनी सिटीजनशिप कैन बी रिवोक्ड ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। उसके बाद कोई डाटा था कि वाकई ऐसा, हम ज़रा ब्राउन लोगों ने कोई ना कोई वारदातें तो की होती हैं। नहीं, ये भी मेंटालिटी स्टेट की रिफ्लेक्शन है ना, जो हम कहते हैं ना, ये मुझे लगता है कि मैं इन्फ्लुएंस में हूँ स्टेट की या मीडिया के नैरेटिव। एग्जैक्टली, इट्स नॉट अबाउट दैट। यूजुअली जब आप पुलिस पीछे से आती है तो आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया। हाँ, ये मुझे तो लगता है। हर देसी इमिग्रेंट, ये इमिग्रेंट फेयर है ना, इन बिल्ट गिल्ट है यार, ये इमिग्रेंट फेयर है, इमिग्रेंट फेयर। ठीक है, ये हर उस बंदे को फेयर है ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ indefinite leave to remain नहीं, जिसको को सिटीजनशिप नहीं। हर उस बंदे को ये खौफ है कि पीछे से गाड़ी आएगी और वो मुझे निकलेंगे और मुझे गोलियां मारना शुरू कर देंगे, ऐसा ही लगता है। ठीक है, तो वो ये हर दूसरे बंदे का फेयर है। मुझे तो प्रॉपर पैनिक अटैक्स आते थे शुरू में कि पुलिस आ रही है तो हार्ट बीट तेज होगी, मैंने कुछ गलत किया होगा। लेकिन मैंने क्या गलत किया होगा? मैं तो साल लेना तो मैं आधा के कानून पूरे कीते मैं नहीं, तो पाकिस्तान में पुलिस आती थी ना, लगता था कि खर्चा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आके गोली मार देंगे। यू बिलोंग हियर ना, उधर से आपको ये डर नहीं है कि मुझे कहीं वापस भेज देगा। मतलब 100-200 चाय पानी का ले लेंगे मैक्सिमम। हाँ, वहाँ डर होता था कि यार खाली ना हो जाए जेब। और दूसरा फिर वो आपको ये भी डर नहीं है ना कि वो आपको यहाँ से कहीं वापस भेज देंगे। हाँ, क्योंकि तुम जम्मे ही होते हो तो तुम कितने वापस गलना। हाँ, सही बात है। इधर वो आपका जो खौफ है ना कि आय हाय हाय इथों ना मैंने वापस गल छड़िया तो की हो जाना, डिपोर्टेशन का फियर बहुत। हाँ, तो वो ये है कि वो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेंसरशिप, वो सारा जो डर है वो आपका एज इंडिविजुअल बहुत चेंज करता। मतलब वो पूरा खौफ आपके जिस्म का हिस्सा बन गया कि अनकॉन्शियसली पुलिस इतने तो वो भी डर लगता है कि एम्बुलेंस तो पुलिस तो सारे निको जाए के बहन जो एम्बुलेंस भी हमें तो किराया निकल यार, सही बात है। एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी गुजरी होती है, मैं रास्ता देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस गुजरी मतलब पुलिस है। तो वो समझ मेहनत अजे तक 2 साल होने वाले नहीं आए कि पुलिस एम्बुलेंस के इशारे ते मेरा चौखा त्राह निकलदा क्योंकि वो ज्यादा घटिया है। अच्छा, मतलब वो मैं जेड़ा मरीज अंदर बैठे हो उसके तक की हाल होना, इतनी ऊंची आवाज है उसदी। हाँ, मेरे ख्याल से उनकी गाड़ी की लाइटों का एक फर्क होता है। हाँ, तो पता नहीं, बहरहाल खैर ये सीन है। ठीक है, मेरे ख्याल से हमें कंक्लूड करते हैं। हाँ, बहुत लंबी हो गई है क्योंकि हम ना किसी और सेशन में बाकी वो बातें कर लेंगे रिलेशनशिप्स वाली। आई थिंक हमें बहुत अच्छा मटेरियल मिल गया। थैंक यू सो मच। आई होप समथिंग गोज वायरल इन दिस। चलो, अल्लाह